हुआ ओके स्टार्ट होएगा सर। ओके सर ओके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, इनकम टैक्स कंटिन्यूएशन चलेगा, कल के क्लास का ही कंटिन्यूएशन चलेगा आज भी। तो हम लोग इनकम टैक्स में करेंटली, साउंड क्लियर है ना? अरे वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? ओके तो इनकम टैक्स में हम लोग करेंटली बेसिक स्टेज में अभी बात कर रहे हैं। और बेसिक्स में अगर आप लोग याद करते हो तो हम लोग अभी जैसे मानो कि पर्सन्स का डिस्कशंस कर रहे हैं अभी, ठीक है। पर्सन्स मतलब जो इनकम टैक्स में जो अलग अलग पर्सन्स के बारे में, जो 7-8 पर्सन्स के बारे में बोल के रखा है, इनका थोड़ा डिटेल्स जान रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स लेवल में जो क्या टैक्स रेट वगैरह होता है, उसके बेसिस में टैक्स कैलकुलेशंस भी सीख रहे हैं, है ना। जैसे कि मानो किसी का 10 लाख इनकम होने से उनको कैसे टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स देना चाहिए, किसी का 12 लाख होने से क्या करना है। कल तो सर हम लोग एक स्पेशल सम्स भी किए जिसमें आप लोगों ने देखा, ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चंस कल के क्लास में या उससे प्रीवियस क्लास में भी होमवर्क था, बट कल हम लोग एक क्वेश्चंस किए सर 51 लाख के बेसिस पे। अगर किसी का इनकम एनुअली 51 लाख क्रॉस करता है तो फिर 50 लाख क्रॉस करता है बेसिकली, बट 1 करोड़ से नीचे है, तो ऐसा इनकम का एक स्पेशलिटीज क्या है। हाँ सर, अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाए तो फिर ऐसे इनकम पे क्या स्पेशल क्या बात आ जाता है, ये सरचार्ज लग जाता है। और सरचार्ज के साथ साथ एक और एक कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है, क्या? सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। एग्जैक्टली सर, तो एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दिया था, किसी ने जरूर किए होंगे। आई थिंक किसी किसी का हो भी गया हो, है ना सर, किसी किसी का हो भी गया हो। और बाकी कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आज पूरा सारे क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व भी करूंगा क्लास में, तो आप लोग क्लास मतलब एक एक करके जैसे मैं करते जाऊंगा, आप लोग टैली करते जाना और मुझे भी क्लास में हेल्प करते जाना कि क्या होगा, क्योंकि ये मुझे सॉल्व कराना है क्लास में। तो चलो सर, मार्जिनल रिलीफ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में रिबेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। 87A में रिबेट भी मिलता है, जैसे एक्स्ट्रा इनकम करने से मतलब एक्स्ट्रा इनकम नहीं, ज्यादा इनकम करने से गवर्नमेंट आपको ज्यादा टैक्स लगाते हैं, वैसे ही अगर आपका इनकम कम लेवल में है तो गवर्नमेंट आपको छूट भी देता है, ठीक है। 87A में एक रिबेट का भी बात है, तो वैसा भी कुछ क्वेश्चंस है, वो भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। और फिर बहुत सारे बेसिक्स बातें और भी हैं जिसको लेके भी मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। और सरचार्ज, जैसे आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे सरचार्ज के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, वैसा फार्म, एओपी, बीओआई, कंपनी लेवल में भी सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी वाइटल एरिया है जो आपको याद रखना जरूरी है। तो यही सब मेनली आज का चर्चा निकल जाएगा। तो चलो सर स्टार्ट करें। हाँ, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? कल कहाँ गया? गुड मॉर्निंग शुभो। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। ओके, ये कल हम लोग कल के क्लास में इस तरह का कुछ पॉइंट्स में डिस्कशंस स्टार्ट किए थे। ओके, अभी भी मेरे तरफ से आपको कॉपी में लिखाना बाकी है, जैसे कि एओपी का डिस्कशंस बाकी है, बीओआई का डिस्कशन बाकी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंपनी के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। ये सब चर्चा तो चलेगा, चर्चा का खत्म नहीं है। टैक्स में जितना बात कर लो कम पड़ जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इनकम टैक्स में बेसिक जितना क्लैरिटी रहेगा ना सर, इनकम टैक्स उतना बेहतर बनेगा आपका, ये तो आप एकदम गांड बांध के रख लो। ओके सर, तो क्या करें सर, क्वेश्चंस करते हैं ना, जो क्वेश्चंस कल चल रहा था। जैसे ये एक क्वेश्चन हुआ था 51 लाख वाला,
आज मैं आपसे क्वेश्चन का ही डिस्कस करूंगा। होमवर्क टैली कर लेना सर, जो लोग ट्राई कर चुके हो, और जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ साथ चलना। सर देखो, एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोला था? इलस्ट्रेशन 3 में आपका इनकम बोला था 1 करोड़ 1 लाख, है ना? अगर आपका इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो फिर आपको सरचार्ज कितना लग जाएगा? कौन बताएगा? बोलो बोलो सर, बोलो 15%। सर 15%। वेरी गुड सर। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तो फिर 1 करोड़ से ज्यादा और कितने से कम? 2 करोड़ से कम? अरे मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़ ना। ये देखो सर, यहाँ पर मैंने समरी नोट्स में भी इसका डिटेल्स दे के रखा, अब चाहो तो वहां पे ही जाके एक बार रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो समरी नोट्स में इसी क्वेश्चंस का जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिया उसी के अंदर समरी नोट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो समरी के अंदर आप ये रेट चार्ट वगैरह दिया हुआ है, आप इसे भी एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है, यू कैन लुक हियर, अगर आपका इनकम दिस पॉइंट, हाँ, अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर रहा है बट 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ के समान है, तो आपको 10% का सरचार्ज या एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। 10 करोड़ का सरचार्ज या एक्स्ट्रा टैक्स आपको देने का जरूरत पड़ जाता है। बट अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, ठीक है, ये भी एक स्पेशल इनकम का टैक्स इसमें लगता है सर। कैपिटल गेन का ना टैक्स रेट थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोटल इनकम कैपिटल गेन को लेके, ओके, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, ये जो 111A और 112A का बात मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली कैपिटल गेन का सेक्शन है। ठीक है, तो जब हम लोग कैपिटल गेन सेक्शन करेंगे तो उस टाइम पे मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा आप लोगों से। ठीक है, कि किस तरह से ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 111A, 112A, इसका एक अलग ही टैक्स रेट का हिसाब है, तो उसका रेट अलग हो सकता है। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि आपका जो टोटल इनकम का हिसाब होगा, वो टोटल इनकम का हिसाब करने के टाइम पे आपको एक स्पेशल मैटर पे ध्यान रखना पड़ता है। वो स्पेशल मैटर क्या है कि आपका टोटल इनकम, ये कैपिटल गेन इनकम को लेके भी अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है, तो इन दैट केस आपको 15% का सरचार्ज या एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करने का जरूरत पड़ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ओके, और क्या पॉइंट है आपके लिए? अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जहां पर आप लोग 2 करोड़ या 5 करोड़ का भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से इक्वल या 5 करोड़ से कम है, तो इन दैट केस आपको 25% का सरचार्ज देना जरूरत पड़ सकता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या कहता है सर, रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शंस ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A एंड 112A नॉट एक्सीडिंग 15%। बात को ध्यान रखिएगा सर, सरचार्ज का जो रेट है इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम, अगर आप डिविडेंड इनकम करते हो, कैपिटल गेन इनकम करते हो, तो कैपिटल गेन इनकम का सेक्शंस भी बोला है, 111A का सेक्शन एक होता है और 112A। डोंट वरी, जब हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये सब सेक्शंस तब वहां पर हीरो बनेगा। ठीक है, ये 111 112 वहां का हीरो बन जाता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर कि इसका क्या यूज है। बट इतना भी ध्यान रखो कि आपका सरचार्ज का अमाउंट कैपिटल गेन इनकम पे, डिविडेंड इनकम पे 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात का स्पेशल ख्याल रखना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आप नॉर्मली इतना याद रख सकते हो कि अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है पर 5 करोड़ से कम है, बट यहाँ पर एक स्पेशल बात का फिर से ध्यान रखिए सर, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम एंड, आप समझ रहे हो सर, ये पॉइंट नंबर 2 एंड ये पॉइंट नंबर 3 में फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी सर, बहुत बारीक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, इट्स अ वेरी स्पेशल एरिया। जैसे पॉइंट नंबर 1 में भी अगर आप देखते हो, जब आपका इनकम 50 लाख ज्यादा है, 1 करोड़ से या इक्वल, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है, इसमें डिविडेंड इनकम एज वेल एज कैपिटल गेन जो 111A एंड 112A में चार्ज होता है, उसे भी इंक्लूड किया गया। इवन सेकेंड पॉइंट में भी, जब आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 करोड़ से कम है, जब आपका सरचार्ज अमाउंट 15% है, यहाँ पर भी आपका डिविडेंड इनकम एज वेल एज कैपिटल गेन का 111A एंड 112A को इंक्लूड किया गया। ठीक है,
बात समझो सर, एक्चुअली इसमें अलग टैक्स रेट लगता है, इसमें अलग टैक्स रेट लगता है, इसीलिए इसके बारे में इस तरह से बोला हुआ है। बट जब हम लोग थर्ड पॉइंट में पहुंचते हैं, यहाँ पर एक अलग बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि जब टोटल इनकम, आपका जो टोटल इनकम होगा वो 2 करोड़ से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम हो सकता है, 5 करोड़ एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 करोड़ हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है इसमें कि इसमें आपको डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम जो 111A एंड 112A है, इसको एक्सक्लूड रखना पड़ेगा। बिकॉज इसका रीजंस बहुत लॉजिकल है कि ये जो 111A और 112A में जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ना, वो 15% तक जाता है नॉर्मली। तो इसमें रूल ये है कि आपका सरचार्ज अमाउंट इसमें 15% से ज्यादा नहीं होगा। बट जब 2 करोड़ से 5 करोड़ जा रहा है तो उसमें सरचार्ज तो 25% लग रहा है। आप बात समझ रहे ना, आपका इसमें सरचार्ज वैल्यू ही जा रहा है, सरचार्ज रेट जा रहा है 25%। बट रूल आपको कैपिटल गेन के लिए रोक के रखता है कि भाई 111A 112A में सरचार्ज जा सकता है कैपिटल गेन में भी, बट नॉट मोर देन 15%। इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम को एक्सक्लूड करने का प्रोविजंस है। तो ये सब छोटा छोटा चीज पे भी हमें थोड़ा नजर रखना पड़ेगा सर, ठीक है। इवन पॉइंट नंबर 4 में भी सेम टू सेम, बिकॉज सरचार्ज अमाउंट बढ़ रहा है सर, एक्स्ट्रा टैक्स का जो रेट है वो बढ़ रहा है। बिकॉज अभी आपका इनकम कहाँ चला गया, 5 करोड़ से भी ज्यादा। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा हो रहा है एनुअली, इसमें भी डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन ऑफ 111A एंड 112A एक्सक्लूड करके, जिनको अभी ऐसा लग रहा है कि सर ये 111A 112A क्या है समझ नहीं आ रहा है, आपको ज्यादा समझने का अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो हीरो हीरोइन है ना सर, ये 111A 112A ये सब कैपिटल गेन का बात है, और जिन्हें समझ में आ रहा है वो तो समझ गया सर ये क्या है, ठीक है। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि सर अभी समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, ज्यादा प्रेशर मत लो। मतलब ये इनकम टैक्स को ना जितना इजीली समझने का कोशिश करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो ये चीज आपको बहुत तंग करेगा। अब मैं इसको जबरदस्ती हेडेक मत लो, जितना समझ आता है उतना समझो। बाकी सर जैसे जैसे इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको धीरे धीरे सभी पॉइंट समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हर एक पॉइंट के साथ, हर एक पॉइंट, हर एक चैप्टर के साथ, हर एक चैप्टर कनेक्टेड करके चलता है। तो थोड़ा वास्ट है, ये थोड़ा वास्ट है, ठीक है। इसलिए थोड़ा मतलब मैं इतना बोलूंगा, पेशेंस के साथ धीरे धीरे समझो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। तो जहां पर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन एंड 111A एंड 112A अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, 37% का टैक्स लगता है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगेन क्योंकि 111A और 112A में 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगा सकता, तो इसलिए इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स 111A 112A ग्रेटर देन 2 करोड़ इन केसेस नॉट कवर्ड इन 3 एंड 4, उसमें 15% तक जा सकता है। मतलब 3 और 4 पॉइंट में ऐसा कोई बात नहीं बोला है, बट इंक्लूड होगा तो फिर मैक्स टू मैक्स 2 करोड़ से ज्यादा। अगर मतलब बेसिक कहने का मतलब है कि जहां पर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम है, ठीक है, जो 111A एंड 112A के ऊपर बेस करके बना हुआ है, और जो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 में हम लोग यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, ठीक है, उसमें सेस जो सरचार्ज लग जाएगा वो 15% ही लगेगा। ये चर्चा में आके आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पॉइंट है। बाकी सरचार्ज रिलेटेड ये भी कुछ एरिया है जो मैं आपसे बात करूंगा आज, जैसे कि फार्म, पार्टनरशिप फार्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अथॉरिटीज, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज, फिर आपका कंपनी लेवल में जब एक्स्ट्रा इनकम होता है, क्या उन्हें भी सरचार्ज लगता है? यस सर, उन्हें भी सरचार्ज लगता है। तो आई विल डिस्कस, बट पहले थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे बात हो जाए सर, ठीक है। पहले थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे चर्चा हो जाए। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास था उसमें से आप लोग भी ट्राई किए, तो 1 करोड़ 1 लाख का हिसाब पहले कर लेते हैं सर, ठीक है। 1 करोड़ 1 लाख का हिसाब पहले कर लेते हैं। सर आप लोग समझ रहे हो ना सर प्रोविजंस को? एक बार मुझे बता दो सर। यस सर, प्रोविजन समझ में आ रहा है या नहीं, वट एवर जो भी है वही बताओ। क्या रे, नहीं आ रहा है क्या समझ में प्रोविजंस? है दादा। ओके सर, ठीक है। तो बस प्रोविजंस ही मेन है सर टैक्स में। टैक्स में और कुछ नहीं है। अगर आप प्रोविजन समझ जाते हो तो टैक्स आपके लिए वही, जैसे दिल है पानी पानी, वैसा टैक्स भी हो जाएगा पानी पानी पानी, और दिन भी सानी सानी। बट जहाँ पर प्रोविजंस में गड़बड़, टैक्स में भी गड़बड़, फिर दिन काला काला लगेगा। फिर आप लोग बोलेगा क्या गाना गाओगे फिर? काला चश्मा।
सर क्या हुआ, आज आप बहुत ज़्यादा गाना गा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल वीरेंद्र सहवाग का एक छोटा सा शो देख रहे थे, मतलब ऐसे ही 2 मिनट का ये ट्रेलर था। वो केबीसी में आ रहा है ना सर सहवाग, सुने आप लोग? अरे फ्राइडे सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग केबीसी में आ रहा है। तो वैसे ही सहवाग का ये एटीट्यूड मुझे बचपन से पता था कि वो खेलते खेलते गाना गाता है। तो केबीसी में अमिताभ बच्चन भी उन्हें पूछ रहे हैं कि जब आप 4 छक्का लगाते हो तो क्या गाना गाते हो? तो तब वो बोलते हैं कि चला जाता हूँ, अरे क्या बोलते हैं, चला जाता हूँ किसके धुन से, ठीक है? तो ऐसे करके वो बोलता है। तो फिर वहां पर और एक छोटा सा पॉइंट आता है, बोलता है कि जब मानो कि ग्रेग चैपल और सौरभ गांगुली का कहानी आप लोग शायद सुने होंगे। तो ग्रेग चैपल के अंडर पे सौरभ गांगुली को टीम से बाहर निकाल जाता था। तो अमिताभ बच्चन सवाल कर रहे हैं कि सपोज मानो कि आप लोग फील्डिंग करने के टाइम पे अगर कैच छोड़ते हो और कोच अगर ग्रेग चैपल है तो क्या गाना गाओगे, सहवाग को पूछ रहे हैं। तो सहवाग बोल रहे हैं कि अपने तो जैसे तैसे कट जाएगी, बट आपका क्या होगा जनाब अली। मतलब सौरभ की तरफ हाथ करके बोल रहे हैं कि आपका क्या होगा जनाब अली। तो ये वीरेंद्र सहवाग का एटीट्यूड ना गजब लगता है सर। आप लोग ये शो देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि क्या चलता है सहवाग के मन में। ऐसे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ट्विटर वगैरह में ये सब बात करने के लिए। जानते हो सर आप लोग वीरेंद्र सहवाग को? सर आप क्रिकेट खेलते हो या खेलते थे, इसलिए सबको खेलना पड़ेगा सर। 1 करोड़ 1 लाख, चलो सर इनकम कितना है मिस्टर बी का? मिस्टर बी इनकम है, मिस्टर बी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख का। सर एज कितना है? एज 51 ईयर। ओके, एज 51, तो क्या सीनियर सिटीजन हो गया क्या? अरे ना ना, ओके, नहीं हुआ सीनियर सिटीजन, चलो अच्छा है। अच्छा तो फिर इस क्वेश्चंस में और क्या बोला है? क्वेश्चंस में बोला है 22 23 बोला, आपको क्वेश्चंस में 21 22 भी हो सकता है। assume that his total income comprises of salary income and house property and interest on FD. Assume that Mr. B has not opted for provisions of 115 BSE, so this is a discounted टैक्स स्लैब जो यहाँ पर वो ऑप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इस पॉइंट को इतना ज्यादा दिमाग मत लेना, ये सिंपल दिया हुआ है। 115 बीएसई में क्या होता है? 115 बीएसई में 115 बीएसई में डिस्काउंटेड टैक्स स्लैब मिलता है, ठीक है? जो डिस्काउंटेड है, बट डिस्काउंटेड टैक्स स्लैब लेने के साथ साथ आपको बहुत सारा डिडक्शन या एग्जेम्पशन से आपको साइड कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये जब मैं बताऊंगा आप लोगों को एक बार, तब आप लोगों को फिर से बता दूंगा। बट इसमें ये 115 बीएसई अभी आपका जान नहीं लेगा, बिकॉज ये नॉट ऑप्टेड बोला है। अगर ऑप्टेड होता तो मैं आपको बताता कि इसमें क्या होगा, ठीक है? आएगा ये कोई ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पर आपको ऑप्टेड वाला भी मिल जाएगा। तो अभी छोड़ते हैं, एक साथ सब करेंगे, दिमाग खाएंगे। दिमाग नहीं खाना है, ना खुद का ना आपका। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलो सर आप ही लोग मुझे थोड़ा हेल्प करो फटाफट। सर 1 करोड़ पहले क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? करना चाहिए सर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कौन? मिस्टर बी फॉर असेसमेंट ईयर 22 एंड 23, ठीक है? ओके, पॉइंट ए, पॉइंट नंबर ए बी सी डी करने से आपको सुविधा है। तो आप लोग पहले क्या करोगे सर? टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज, पहले सरचार्ज को लेके आप लोग टैक्स पेबल का जो अमाउंट है वो बताओ। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम, सरचार्ज ऑन टोटल इनकम। आई नो बहुत लोगों ने करके रखा, बस मुझे हेल्प कीजिएगा। टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख। सर जैसे ही टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख होगा, इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी फटाफट बताइए सर। कौन बोलेगा? बोलो सर। 2,50,000 से लेके ना, हम लोग कैसे करते हैं? 2,50,000 से लेके 5 लाख, तो पहले ये करते हैं ना, अप टू 2,50,000 नील, अप टू 2,50,000 सर नील, वेरी गुड, @नील। फिर ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख 5%।
वेरी गुड सर. 5 lakh at the rate 5%. 5%. Greater than 5 lakh. Very good. Greater than 5 lakh to 10 lakh. 10 lakh 20%. at the rate of 20%. Very good sir. And greater than 10 lakh to कितना 10 होगा? lakh and above. Greater than 10 lakh to 1 crore 1 lakh है ही ना? at the rate 30%. 1 crore 1 lakh तक 30%. ठीक है. ओके. तो फिर ये हो जाएगा 12,500. This one. Put a 1 lakh. This one 1 lakh. Very good sir. Sorry, 273. 273 4 times 0. Okay. 27 lakh 30,000. सबको ऐड कर दो. 28 lakh 42,500. ओके सर. वेरी गुड. 28 lakh 42,500. ये आपका निकल गया. बट क्या इस पे सेज अभी ऐड करेंगे? सेज अभी कुछ नहीं करो. सेज वगैरह अभी नहीं करना है, लास्ट में करेंगे. ठीक है. दोनों वे होता है सर. एक सेज ऐड करके भी होता है, बट फिर बाद में उसको अल्टीमेटली आ जाता है. बट मुझे लगता है कि वो लास्ट में जब सब कुछ मार्जिनल रिलीफ वगैरह हो जाए उसके बाद मेरे को ठीक लगता है. इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या? इसमें हम लोग सरचार्ज ऐड कर देंगे. वेरी गुड सर. हम लोग इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज. ओके. सरचार्ज कितना हो जाएगा? 15%. सरचार्ज 15%. कितना होगा सरचार्ज 15% अमाउंट? 4,20,375. वेरी गुड सर. 4,26,375. और टोटल करने से 32 लाख 68,875. अरे सर वेरी गुड. वेरी गुड सर. सबका एकदम बजट बहुत अच्छा जवाब आ रहा है. वेरी गुड सर. टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया विदाउट ये? अच्छा, टैक्स लायबिलिटी ये जो हमें मिला है, टैक्स लायबिलिटी ये विदाउट क्या मिला? विदाउट मार्जिनल रिलीफ. विदाउट मार्जिनल रिलीफ. विदाउट मार्जिनल रिलीफ. इसमें कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला है. इसमें एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए सरकार की तरफ से सरकार हमसे क्या लेना चाहता है? गवर्नमेंट हमसे एक्स्ट्रा टैक्स भी लेना चाहता है. ठीक है. मतलब हमने जितना एक्स्ट्रा इनकम करूंगा उसके ऊपर सरकार उतना एक्स्ट्रा टैक्स लेगा. ठीक है. यही मार्जिनल. अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैक्स लेता है तो इसीलिए गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ भी हमें प्रोवाइड करने के लिए चिंता करते हैं. तो ये पॉइंट नंबर बी में हम लोग को एक दूसरा काम करना होगा. इसमें हम लोग को क्या करना होगा? टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम. टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, मैं इसको टीआई लिख दिया, ऑफ रुपीज 1 करोड़. ठीक है. आपने पहले 1 करोड़ 1 लाख पे किया, अभी आपको 1 करोड़ तक की कर लेना चाहिए. ठीक है. बिकॉज आपका जो 15% सरचार्ज लगता है, आपका जो 15% सरचार्ज लगता है, आपने जो अभी कैलकुलेट किया, वो 15% सरचार्ज आपने तभी लगाया ना जब आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस किया. अरे आप लोग बात समझ पा रहे हैं ना? आपने जो 15% सरचार्ज एप्लीकेबल किया, लिवाई किया, वो क्यों लिवाई किया? बिकॉज आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस करके चला जा रहा है. तो जैसे कि आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस करके जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको, और तभी आपने 15% का सरचार्ज भी लगा दिया. अभी आपके सामने क्या ऑप्शंस क्या है? आपको क्या करना चाहिए कि आप 1 करोड़ तक जब इनकम आपका होता तब आपका क्या हिसाब हो जाता, आपको वो हिसाब कर लेना चाहिए. तो कोई मुझे बताए सर क्या क्या हिसाब हो जाएगा? अगर मैं इसको शॉर्टकट में करूं, पहला वाला तो 12,500 होगा, है ना सर? है दादा. अच्छा, ठीक है, चलो. 1 लाख. मैं लिख के ही करता हूँ. चलो ठीक है. अभी मैं शॉर्टकट नहीं करूंगा. चलो, अप टू 2.5 लाख at the rate of nil. 2.5 lakh means 2,50,000. Huh? Okay. Greater than 2.5 lakh to 5 lakh at the rate of 5%. 12,500. Greater than 2,50,000. Sorry, 5 lakh. Greater than 5 lakh to 10 lakh. Greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20% equals to 1 lakh. Okay. 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 Greater than 10 lakh to 1 crore, है ना? To 1 crore at the rate of 30%. तो फिर हमारा डिफरेंस कितना हो जाता है? 10 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ का 90 लाख का ना? 90 लाख का 30%, तो क्या हो जाएगा? 27 लाख. 27 लाख. क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया सर? हाँ दादा. ओके, ठीक है. 27 लाख.
तो क्या बस यही हो जाएगा 27 लाख, 1 लाख और 12,500, मतलब 28 लाख 12,500। क्या और कुछ करना चाहिए यहाँ पर? चार्ज ऐड करते हैं। वेरी गुड सर, इसमें भी हमें चार्ज ऐड करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है ना सर 50 लाख से 1 करोड़ का कितना होता है, 50 लाख से अप टू 1 करोड़ तक का भी 10%, चार्ज है 10%। तो इस केस में भी आपको 10% का जो चार्ज है वो यहाँ पर ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो जो पहला स्लैब का चार्ज है वो भी यहाँ पर आ जाता है, बिकॉज ये लोग सुपर रिच कैटेगरी में जा रहे हैं सर। हाँ, ये लोग जो है ये लोग सुपर रिच कैटेगरीज में पहुंच रहे हैं, तो इनको हर स्टेज में चार्ज आ जाएगा। 50 लाख से ज्यादा रिच हो, 1 करोड़ से ज्यादा एनुअली सुपर रिच में जा रहे हो, तो आप लोग चार्ज देते रहिए, ठीक है। चार्ज देते रहिए, एक्स्ट्रा टैक्स देते रहिए। सर ये तो गलत है, बड़े आदमी से पैसा लेके गरीबों में बांटना, अरे यही तो होता है हमारे देश में, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। ओके देखो, चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो 28,12,500 यहाँ से 10% का टैक्स ऐड कर दो, 2,81,250। वेरी गुड सर, टोटल कितना हो जाएगा? 30,93,750। वेरी गुड सर, 30,93,750। मेरा यहाँ पर थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, मैं इसको साइड में लिखता हूँ। 30,93,750। ओके, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, हाँ, जिसमें हम लोगों ने अप टू 1 करोड़ तक जो भी हिसाब होना चाहिए था वो हिसाब हम लोगों ने कर लिया। वेरी गुड सर, तो ए पॉइंट भी कंप्लीट, बी पॉइंट भी कंप्लीट, और क्या पॉइंट करना चाहिए? सी में हमें क्या देखना पड़ता है सर? सी पॉइंट का मेन खासियत क्या है कि पॉइंट नंबर सी में हमें ये पता चलता है कि एक्सेस टैक्स का हिसाब करना है ना। तो पॉइंट सी में क्या लिखते हैं? पॉइंट क्या बोलते हैं? एक्सेस टैक्स पेबल, एक्सेस टैक्स पेबल। तो कितना एक्सेस टैक्स पे कर रहे हैं? एक सेकेंड, पहला वाला का, अच्छा पॉइंट नंबर ए का क्या जवाब आया था रे? 68,875। और पॉइंट बी का क्या जवाब आया? 30,93,750। हाँ हाँ, ठीक ही आया है। एक सेकेंड, अब क्या कर लेंगे, अब एक्सेस टैक्स पेबल। ओके चलो सर, एक्सेस कितना टैक्स पे कर दिया आपने? A minus 1,75,120। वेरी गुड सर, 125 175 125। ए माइनस बी करने से मिल जाएगा ना, तो ए है ना। माइनस बी करने से मिल जाएगा। ओके, तो जब ए माइनस बी करेंगे तो क्या हिसाब हो रहा है? तो हमारे पास 32, 175 125। यस, मतलब 32,68,875 से 30,93,750 को लेस कर देंगे, यही ना। 32,68,875 से लेस हो जाएगा 30,93,750। तो अमाउंट शुड बी 175,125। ओके, अब यहाँ पर एक स्पेशल खेल देखो, ये मार्जिनल रिलीफ का क्यों केस क्या है? ये मार्जिनल रिलीफ का सिंपल सा लॉजिक है सर, कि आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स कितना चार्ज कर दे रहा है। सर आपका ये इनकम कितने का था? 1 करोड़ 1 लाख का, है ना। ये जो आपका टैक्स पेमेंट का हिसाब है, ये कितना इनकम के ऊपर आप कर रहे हो? टोटल इनकम कितना कमाया आपने? 1 करोड़ 1 लाख, है ना। अब यहाँ पर एक खेल देखो सर, आपने एक्स्ट्रा 1 लाख इनकम किया, एक्स्ट्रा 1 लाख इनकम के कारण आप एक्स्ट्रा कितना टैक्स पे कर दे रहे हो? दोनों का डिफरेंस देखो, 1,75,125। दैट मीन्स यू पे एक्स्ट्रा टैक्स 75,125। क्या ये अनजस्टिस नहीं लग रहा है आप लोगों को? टैक्स है फिर। मतलब कहने का मतलब है कि ये अनजस्टिस है, मतलब ये जस्टिस नहीं हो रहा है टैक्स पेयर्स के साथ, कि क्योंकि उसने 1 लाख ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया, 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसके कारण उससे आप 1,75,000 का टैक्स ले लोगे। ये तो कोई मतलब नहीं होता, एकदम इलॉजिकल एक पॉइंट हो रहा है। इसके कारण टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या सोचा कि आपको ये जो एक्स्ट्रा टैक्स आप पेमेंट करते हो, यही अमाउंट आपको रिलीफ के तौर पे दे दिया जाए, ठीक है। यही अमाउंट आपको रिलीफ के तौर पे दे दिया जाए। तो यही सिंपल सा लॉजिक है, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो इसलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट में क्या पॉइंट आ जाएगा? मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है।
एग्जाम में क्वेश्चंस में मार्जिनल रिलीफ पूछते हैं सर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिलीफ का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था? हाँ सही लिखा था, सॉरी। 1,75,125 सर कितना एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब 1,75,125 1 लाख से, हाँ 1 करोड़ 1 लाख 1 लाख। तो फिर 175 125 से 1 लाख माइनस करो, ये 1 लाख क्या है? 1 लाख इज being the amount of income, being the amount of income excess of 1 crore, excess of 1 crore, है ना? 3 4 5 6 7 सही है, दिस इज 1 करोड़। हाँ 1 करोड़ से कितना एक्स्ट्रा इनकम था आपका? 1 लाख, उसके कारण आपको कितना टैक्स देने के लिए बोल रहा था? 1,75,125, 175 125, तो ये थोड़ा अनजस्टिस लग रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है भाई जाओ थोड़ा रिलीफ ले लो, मतलब ये कोई हमें सुविधा नहीं दे रहा है, वही हमसे पहले गलत कर रहा था, फिर बाद में खुद ही अपना गलती सुधारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे को रिलीफ देके गवर्नमेंट मेरे ऊपर उपकार कर दिया, नहीं नहीं, कोई उपकार नहीं किया, मेरे साथ गलती हो रहा था। मैं जो इनकम नहीं कर रहा हूँ उसके ज्यादा टैक्स में क्यों दूं, है ना? इनकम से ज्यादा टैक्स कभी नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसलिए गवर्नमेंट आपको ये वाला हिसाब को मार्जिनल रिलीफ के तौर पे शो कराते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में क्या आ जाएगा सर? टैक्स पेएबल। थैंक यू सर, टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल, ओके। तो टैक्स पेएबल का मतलब है ए माइनस डी। आपने ए पॉइंट में चार्ज लेके जो अमाउंट निकाला था, वहां से आप डी पॉइंट में मार्जिनल रिलीफ का जो अमाउंट आपका आया वो अमाउंट माइनस करो और बताओ क्या हो रहा है। दैट इज 32 लाख, हाँ 32,68,875 माइनस 170, सॉरी नॉट 175 नहीं 75 125, कितना बोला सर? 31,93,750। 31,93,750। ठीक है, ये होगा आपका टैक्स पेएबल। बट ये सिर्फ अकेला नहीं होगा, ठीक है? तो अकेला नहीं होगा यार, हाँ साथ में मैं भी आऊंगा। हाँ एक गाना है ना, वो क्या, ऋतिक का एक मूवी का गाना याद आ गया, तो अकेला नहीं होगा यार, हम भी लड़ेंगे तेरे साथ। तो ये कौन आ जाता है लड़ने के लिए? हेल्थ एंड एडुकेशन से। ठीक है, ये अकेला कभी नहीं होता, मतलब सिर्फ टैक्स पेएबल कभी नहीं होता, हमेशा ये हेल्थ एंड एडुकेशन से जोड़ी जाता है दोस्ती निभाने के लिए। देश का हेल्थ सेक्टर्स और एजुकेशन सेक्टर्स को फंडिंग करने के लिए हर टैक्स पेयर्स को देना पड़ता है सर ये 4% एडु एंड हेल्थ सेस, जो आपका टैक्स पेएबल अमाउंट के ऊपर लगता है, जो आपका टैक्स पेएबल अमाउंट है उसके ऊपर जुड़ जाते हैं। कितना अमाउंट है? 1,27,750। वेरी गुड सर, 127,750। तो ऐड करके बताना सर क्या हुआ? 33,21,500। ये रहेगा आपका टैक्स लायबिलिटी। तो सर ये बात आप लोग ध्यान दे रहे हो ना, कल से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका इनकम क्रॉस करके 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, आपका टैक्स का हिसाब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ स्पेशल टाइप ऑफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप सुपर रिच का कैलकुलेशंस करते हो तो कुछ टैक्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बिकॉज टैक्स मतलब इनकम से ज्यादा टैक्स हो जाता है, तब मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ओके, एक और भी क्वेश्चंस है, चलो वो भी सॉल्व कर लेते फटाफट। अब तो फटाफट हो जाएगा, फटाफट सटासट। एज 58 ईयर्स, एज 58। जिन लोगों ने करके रखा मैच किया रे आंसर इलस्ट्रेशन 3 का? हाँ सर। ओके सर, वेरी गुड सर। अच्छा, एज 58, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 1 लाख। ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 assume that his total income comprise salary। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बोला है कि नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc, तो माथापच्ची मत करो, तो 115 BSc को लेके अभी चिंता मत करो, जब चिंता करने का जरूरत होगा तब तो आपको 115 BSc में सिखा के भी रखा और फिर से सिखाऊंगा जिन लोग पहले कर चुके हो। 2 करोड़ 1 लाख। ओके, यहाँ पर खेल 2 करोड़ का है,
चलो सर 2 करोड़ 1 लाख का हिसाब फटाफट देख लेते हैं क्या होगा। 2 करोड़ 1 लाख अगर आप 50 एज क्या बोला, +4 +4 इलस्ट्रेशन 4 है। इलस्ट्रेशन 4 में हम लोग चलेंगे मिस्टर सी का हिसाब करने। मिस्टर सी का एज कितना है, एज है इसका 58। वेरी गुड सर। टोटल इनकम कितना हुआ इसका 2 करोड़ 1 लाख, ठीक है 2 करोड़ 1 लाख। तो 2 करोड़ 1 लाख का हिसाब जमाना है और असेसमेंट ईयर भी बोला है 22-23 एज पर क्वेश्चन। 21-22 रहेगा तो 21-22 जो क्वेश्चंस में रहेगा उस हिसाब से आपका जवाब होगा। तो 22-23 असेसमेंट ईयर, दैट मींस प्रीवियस ईयर इज, अगर असेसमेंट ईयर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर 21-22। ओके सही ना सर, 21-22 क्योंकि प्रीवियस ईयर का हिसाब ही एक्चुअली असेसमेंट ईयर पे कैलकुलेशंस होता है। आज मैं लिखाऊंगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे सर। अच्छा देखो तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, अगेन वही पॉइंट ए। पॉइंट ए में क्या लिखेंगे सर, टैक्स पेएबल, काम वही मेहनत नहीं, टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग surcharge, tax payable including surcharge on total income of rupees 2 crore 1 lakh, 2 crore 1 lakh up to 2 lakh 50, 2.5 lakh at the rate नील, किसी को नहीं देना पड़ता सर भारत में। 2,50,000 इनकम है किसी का अप टू 2,50,000, ठीक है गैमलिंग वगैरह छोड़ के, हाँ गैमलिंग लॉटरी वगैरह छोड़ के, हाँ वो सब में अगर आपका कोई दूसरा इनकम नहीं है, सपोज किसी ने ड्रीम 11 खेल के जीता, हाँ सर बात समझ रहे हो, किसी ने केबीसी खेल के जीत के आया और उसने उसका दूसरा कोई इनकम नहीं है, वो ऐसा ही ड्रीम 11 केबीसी यही सब खेलता रहता है और उसका इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करता, क्या उसको भी टैक्स देना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या लगता है? अरे देना पड़ेगा, उससे भी उसको देना पड़ेगा सर, मतलब आप बात को समझो सर। कोई रेगुलर इनकम नहीं है उसका, लाइक सैलरी बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है रेगुलर ऐसा कुछ इनकम नहीं करता, बट जैसे फॉर एग्जांपल उसका एक अचानक इनकम आया, जैसे वो केबीसी जीत के आया, ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने बेटवे, या फिर बेटवे जानते हो ना, ये भी एक क्रिकेटिंग बेटिंग साइट है जहां पर वो ड्रीम 11 की तरह, ठीक है ये सोनी के वहां पर बहुत ऐड चल रहा है इसका, ड्रीम 11 इस तरह का, 11 सर्कल इस तरह का, कहीं से भी वो 2.5 लाख के आसपास इनकम किया, 2,40,000 के आसपास, लेकिन उसका दूसरा कोई इनकम नहीं है, तो फिर वो क्या बोलेगा, मेरा बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं किया तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, है ना सर। बट ये बेसिक लिमिट इस तरह का इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता। कोई हॉर्स रेस में जाके पैसा लगाया, हॉर्स रेस जानते हो, घोड़ दौड़ होता है हमारे कोलकाता में, बेंगलोर में, मुंबई इस तरह के बड़े शहर में होता है, ठीक है हॉर्स रेस में पैसा लगाया जाता है, जॉकी के ऊपर, हॉर्स के ऊपर, ठीक है इस तरह का जो इनकम है उस पर ये पॉइंट लागू नहीं होता बेसिक लिमिट का, ठीक है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, ये चर्चा होगा, ये सब बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर नॉर्मली इसको काउंट किया जाता है। तो ठीक है सर, ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था, बोल दिया। तो अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख, चलो सर बताओ ना फिर प्लीज कितना है, 5%, 12,500। सर एक ही चीज कराते कराते थका देते हो। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 lakh, 10 लाख एट द रेट 20%, 20%, 1 लाख, ओके सर ग्रेटर देन 10 लाख टू 2 crore 1 lakh, वेरी गुड सर, ग्रेटर देन 10 लाख टू 2 करोड़ 1 लाख, वेरी गुड सर 2 करोड़ 1 लाख, इसमें कितना 30%, 30%, कितना हो जाएगा 57 lakh 30,000, 57 लाख 30,000, वेरी गुड सर 57 लाख 30,000, 57 लाख 30,000, 1 लाख एंड 12,500 ऐड करके कितना हो रहा है सर 58 lakh 42,500, वेरी गुड सर 58,42,500, वेरी गुड सर। सर इसके ऊपर चार्ज आएगा कि नहीं, है दादा 25%, ऐड चार्ज
सर ये 25% होगा कि क्या होगा, कैसे पता चल रहा? बिकॉज जब हमारा इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, सॉरी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उसमें सरचार्ज है 25%, है ना? सरचार्ज 25% हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैं आपको पहले वही बोला सरचार्ज के बारे में, ठीक है? नोट्स तो है ही आप लोगों के पास। 25%, तो 58,42,500 पे 25% कितना? बोलो। 14,60,625। थैंक यू सर, 1460,625। सर ऐड करके बताइएगा क्या हो रहा है। 23,03,125। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये ए पॉइंट का खेल खत्म, चलो बी पॉइंट का खेल स्टार्टिंग। ओके, ए पॉइंट का खेल खत्म, बी पॉइंट का खेल स्टार्टिंग। बी में क्या करेंगे? बी में बस क्या करना है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स इजी है सर, बस प्रोविजंस के साथ चलो, बाकी टैक्स में कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा वास्ट है, थोड़ा सा स्लैब सिस्टम है, इसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा, और कुछ नहीं है। मतलब आपको टैक्स का एक सिंपल, अगर मैं आपको समरी बताऊं कि सर टैक्स क्या है, स्पेशली इनकम टैक्स, मतलब किसमें इनकम टैक्स लगेगा और किसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? किसमें एग्जेम्पशन मिलेगा और किसमें डिडक्शंस मिलेगा, बस ये पता कर लो, इनकम टैक्स समझ आ जाएगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 2 करोड़, 2 करोड़, वेरी गुड सर, 2 करोड़। ओके, तो 2 करोड़ में क्या करेंगे? चलो चलो सर हेल्प करो फटाफट, अप टू 2.5 लाख। ये इतना आप लोगों को करा करा के थका देंगे ना, आप लोग बोलोगे सर ये टैक्स नहीं कैलकुलेट करने वाला। @नील 2.5 लाख टू 5 लाख @5%, 12,500। ये मतलब ये तो मतलब मुंह जवानी हो जाता है ना सर। 5 लाख टू 10 लाख @20%, 1 lakh, greater than 10 lakh to 2 करोड़ 2 crore @30%। बताओ कितना? 57 लाख 57 lakh। 57 लाख। सबको टोटल करो, 58,12,500। 500 ओके सर। सर सरचार्ज 15%। वेरी गुड सर, सरचार्ज ऐड हो जाएगा 15%, कितना? 8,71,875। ओके सर, दोनों को ऐड करो। 66,84,375। वेरी गुड सर। ओके, और कुछ होगा क्या? ना, बस काम खत्म, पैसा हजम। पॉइंट बी का खेल भी खत्म हो गया। पॉइंट बी में हमें पता चल गया कि 66, 84, 375। अब आपको क्या करना है? पॉइंट सी। हाँ, पॉइंट सी, पॉइंट सी। चलो मैं थोड़ा सा पेज को ठीक कर लेता हूँ। पॉइंट सी में एक्सेस टैक्स पेबल, है दादा। एक्सेस टैक्स पेबल कितना एक्सेस टैक्स पे कर दिया सर, बोलो? A minus B ए कितना है? 73,03,125। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? 66,84,375। 66,84,375। कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया रे? 6,18,750। 6,18,750, 6,18,750। कितना अमाउंट के लिए एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा के लिए कितना इतना टैक्स पेमेंट कर दिया सर? 1 लाख एक्स्ट्रा के लिए। 1 लाख एक्स्ट्रा के लिए 6,18,750 का एक्स्ट्रा टैक्स। अनजस्टिस है सर, अनजस्टिस है। इसीलिए गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ का मौका देता है। चलो ले लो मार्जिनल रिलीफ। माइनस 1 लाख पर 518750। 6,18,750 माइनस 1 लाख। वेरी गुड। 5150। 518750। 518750।
518750, ठीक है, 518750 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, डी ई टैक्स पेबल, A minus A minus D 6784375 ए माइनस डी, कितना बोला था? 6784 6784375 375, यस सर, ठीक plus हुआ। 4% health and edu cess प्लस 4% health and edu cess हेल्थ एंड एडू, 271375 271 375 375 375, वेरी गुड सर। total हो जाते 7055750 7055750, सबका मैच हुआ रे, देखो तो। है दादा। हाँ सर। ओके, किसी का कोई दूसरा आंसर आया था, ऐसा कोई है क्या कि नहीं सर ये आंसर नहीं आया था? जिन लोगों ने घर में किया था, ओके, सभी का आया है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ओके, ये भी आंसर हो गया हम लोग का। और एक क्वेश्चन है इसी रिगार्डिंग, ऐसा ही, जैसे ये 2 करोड़ वाला था, ये आपका 5 करोड़ वाला है। हाँ सर, यही लास्ट है, मतलब इसके बाद जो भी होगा 5 करोड़ के ऊपर ये लास्ट इनकम के लिए बना हुआ है, ठीक है, एनुअल इनकम। तो चलो, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, एज 37 ईयर्स का है, ठीक है, और इनकम उसका 5 करोड़ 1 लाख का है। तो इतना सारा कर लिए, तो फिर ये वाला बाद क्यों दे सर, बाद दे के कोई मतलब नहीं है, इसको भी कर लेते हैं, बेकार में, बेकार क्यों छोड़ते हैं इसको। चलो, मिस्टर कौन है, इस मिस्टर का नाम क्या है? इस मिस्टर का नाम है मिस्टर डी। ओके, मिस्टर डी, इसका एज है 37। सर एज क्यों लिखते हैं, समझ में आता है ना आप लोगों को? आप लोग भी ऐसे एग्जाम में लिख के करना, क्यों बोलो तो आपसे गलती नहीं होगा, आप समझ रहे हो ना मेरा बात? एज लिखने का मतलब senior है, citizen super senior citizen हाँ হলে তখন একটু চেঞ্জ হয়ে যায় एग्जैक्टली सर, तो आपसे गलती कम हो इसलिए आप ऐसा हैबिट जरूर करना, माइंड मैप बना लेना पहले, ठीक है, आप माइंड मैप बना लेना, इसमें आपको सुविधा है, ठीक है। मिस्टर डी, टोटल इनकम कितना है इसका? 5 करोड़ 1 लाख, सही लिखा सर? 5 करोड़ 1 लाख, यस, 5 करोड़ 1 लाख टोटल इनकम है, 5 करोड़ 1 लाख, ठीक है। अच्छा, हेडिंग कर दो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी। असेसमेंट ईयर कितना है? 22 23, प्रीवियस ईयर इज 21 22, ठीक है, ठीक है। ए, पॉइंट ए, टैक्स पेबल including surcharge tax payable including surcharge on total income of rupees 5 crore 1 lakh, है ना, 5 crore 1 lakh up to 2.5 lakh at the rate of nil, greater than 2.5 lakh, सर थक गए आप लोग अभी, हाँ, 2.5 to 5 lakh at the rate of 5%, 12,500, 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20% equals to 1 लाख। मतलब आपको, आप लोग अगर आंख बंद करके भी करने के लिए बोले, आप वो भी कर लोगे ऐसा लग रहा है। ग्रेटर देन 10 लाख टू 5 crore 1 lakh 5 करोड़ 1 लाख एट द रेट ऑफ 30%. 30%, कितना होगा? 14,73,000. 14 लाख नहीं रहे, 1 करोड़ 47 लाख है 1 crore 47 30,000. 30,000, वेरी गुड सर। 1 करोड़ 47,000 30,000, सॉरी 1 करोड़ 47 लाख 30,000, ठीक है, ओके, टोटल करो। 14842500. 1 करोड़ 48 लाख 42,500, 1 करोड़ 48 लाख
1,48,42,500, ठीक है। ओके सर, ये रहा आपका टोटल। इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। हाईएस्ट हाईएस्ट चार्ज का स्लैब है सर, कितना? 37%. 37%। वेरी गुड सर, हाईएस्ट स्लैब है ये, चार्ज का हाईएस्ट स्लैब है सर। तो ये 37% ऐड करो, कितना हुआ? 5491,725. क्या क्या क्या? 5491,725. 5491,725. 5491,725 ऐड करके 20334,225. ओके सर, 20334,225 मतलब 2 करोड़ ना, 3,34,225। ओके ओके, और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं होगा। अब पॉइंट बी सा, पॉइंट बी में टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹5 करोड़, है ना। 5 करोड़ का हिसाब आपको करना चाहिए, अप टू 2.5 lakh nil. 2.5 lakh at the rate of nil, greater than 2.5 to 5 lakh at the rate of 5%, 12,500, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20% equals to 1 lakh, greater than 10 lakh to क्या होगा? 5 crore. to 5 crore at the rate 30%. 30%, कितना? 1,04,70,000. 1,04,70,000, 1,47,000,000. 147 1,47 लाख, हाँ ऐसा बोलो ना, 1,47 लाख, यस सर। ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। बोलो कितना हो जाता है? 1,48,12,500. 1 करोड़ कितना बोला? 48 लाख है 48 lakh. 48,12,500. चार्ज होगा कि नहीं इसमें? है दादा 25%. वेरी गुड सर, मतलब पहला वाला जो रेट है चार्ज ऐड हो जाएगा 25%, कितना? 37,03,125. 37,03,125 ऐड करके बाद 1,851,5625. 1,815,625 515 है. ओके, तो 1,85,15,625 ये 25% सरचार्ज के साथ। वेरी गुड सर, तो ये हो गया, बी भी हो गया। ओके, अब ए बी हो गया तो फिर काम खत्म, पैसा हजम। चलो सर, पॉइंट सी, एक्सेस टैक्स पेबल कितना होगा? A minus B. एक्सेस टैक्स पेबल, एक्सेस टैक्स पेबल ए माइनस बी, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 203,34,225 माइनस 185,15,625, सही बोला ना मैंने? है दादा. ओके, कितना हो जा रहा है? 1,818,600. 1,818,600 है 1,818,600 मतलब কত হচ্ছে? 18,18,600, 18,18,600। है कितना एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए? 1 lakh. इमेजिन करो, ठीक है, 1 लाख एक्स्ट्रा के लिए आपको इतना एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको आ गया सर मार्जिनल रिलीफ, मलहम लगाने आ गए, ठीक है, मलहम लगाने आ गए, मार्जिनल रिलीफ।
18,18,600 कितना माइनस करेंगे सर? 1 लाख। 1 लाख being the amount of income in excess of 1 5 crore, in excess of 5 crore। ठीक है, तो कितना रिलीफ मिल गया? 1718600 17,18,600 ये उसको रिलीफ मिला है। ठीक है, 17 लाख का रिलीफ मिला है, 17,18,600 का। टैक्स पेबल कितना हो जाएगा सर? A minus D 1 A माइनस डी, बोलो सर कितना? 18615 18,615,625। ओके, इसमें ऐड हो जाएगा health and education हेल्थ एंड एडुशस 4%। कितना? 4%। 744 744,625। वेरी गुड सर, टोटल करके बताना। 193625 19360250 250 मतलब 1,93,03 1 लाख, करोड़ 1,93 लाख है 1,93,60,250। ओके, ये रहेगा 5 करोड़ इनकम करने वाला लोगों का सरकार को टैक्स। ठीक है, समझ में आया सर? अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा इनकम कर लेते हो, 5 करोड़ 1 लाख समथिंग, ठीक है, आपको गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ेगा 1,93,60,250। बोलो सर। सर आप तो हद बात कर दिए, पागल करा दिए, ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करा। सर आप लोगों को समझ में आया डिफरेंट इनकम ग्रुप का टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे এই পার্টটা ইজি इंडिविजुअल? আছে। দাদা সি আর ডিটা একটু দেখাবেন, সি আর ডি। सी एंड डी, সি আর ডি বলছে, সি এন্ড ডি। एक सेकंड रुक। यस सुबोधक, কি এই পার্টটা ইজি আছে বলতে? বুঝলাম এই না। সামস গুলো সব ইজি। আরে কঠিন সামস করা হয়ে গেলে তখন এগুলো ইজিই লাগে। আমরা অন্যান্য চ্যাপ্টারের কোশ্চেন্স গুলো যখন কমপ্লিট করে ফেলি তখন এগুলো তো কি, এগুলো বাচ্চা কোশ্চেন। এই তো তোদের তো রিভিশন चलছে। हाँ सर, शुरू में मुझे तो समझ ही नहीं आया था, उसके बाद हम क्लास ही नहीं किए थे। हाँ बोल। पहले जो किए थे ना, आई थिंक फेब्रुअरी में, आई थिंक मुझे तो समझ ही नहीं आया था, ये क्लास भी मेरा छूट गया था। अच्छा अभी समझ आ रहा है ना? चल क्या रहा इजी है? लग रहा है, अभी बहुत इजी लग रहा है। मतलब आ गया था, उसी टाइम आ गया था, हम प्रैक्टिस किए थे फिर आ गया। हाँ वही, मतलब स्टार्टिंग में अभी ऐसा ये लग रहा है सब, कि बहुत इजी। हाँ ये तो कुछ नहीं है, Totally वही बोल रहे वही हम तो विदाउट कैलकुलेटर कल किए थे। मैं समझ सकता हूँ। यही चीज है कि भाई ट्रैक्स अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर प्रैक्टिस नहीं रहता है ना तो ऐसा लगेगा दिमाग का दही बन रहा है, भाई कहाँ का ऐड कहाँ का लेस समझ में, तब समझ से परे हो जाते हैं। बट अगर आप लोग एक बार टैक्स को प्यार कर लो ना, मतलब आप लोग सीरियसली आप मतलब राह चलते ना कंसल्ट करोगे। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी को भी किसी भी मोमेंट में ज्ञान बांट सकते हो। मजा का बात यह है, मतलब आप किसी को अकाउंट्स का ज्ञान शायद नहीं बांट सकोगे बिकॉज हर कोई अकाउंट्स मेंटेन उस तरह से नहीं करता है, ठीक है, लेकिन सबको टैक्स का चिंता होता है ना। आस पड़ोस में, घर के बाहर, घर के अंदर लोग टैक्स को लेके परेशान थोड़ा बहुत होता ही रहता है। क्या रे, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर, मतलब अगर करंट डेट में 2 पेपर ऐसा है जो आप लोगों का डेली की जिंदगी में बहुत काम का है, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है जीएसटी, ठीक है। ऐसे बाकी सब पेपर जैसे कि अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब अपने अपने जगह में है। ऐसे फाइनेंस का नॉलेज रहेगा, स्टॉक मार्केट में बहुत हेल्प होता है, बट वो अलग बात। बट ये इनकम टैक्स और जीएसटी, अब अगर आपके पास इसका रेगुलर नॉलेज का प्रैक्टिस है इनकम टैक्स और जीएसटी में,
आप राह चलते किसी को भी ज्ञान बांट सकते हो कि भाई इसका तो ये होगा, उसका तो वो होगा। अरे तुम्हारा इतना इनकम है, तुम इतना टैक्स क्यों भरते हो? तुम थोड़ा सा अपना डिडक्शंस लिया करो, तुम इसमें डिडक्शंस दिखाया करो, कौन किससे कराते हो? मतलब आप इस लेवल का मतलब यूज कर सकते हो, मतलब जो जो आपको बहुत मजा आने वाला है सर। इवन जब आप किसी फार्म में ज्वाइन करोगे ना, तब आपको वहां पर भी बहुत ज्यादा मौका मिलेगा आपको। टैक्स डिपार्टमेंट में अगर काम मिल जाता है, मतलब लाइक किसी फार्म में, चार्टर्ड फार्म हो या फिर सीएस फार्म हो या सीएमए, तो आप वहां पर देखना ये सब काम हो रहा है। और अगर आप वहां पर कंट्रीब्यूट कर पाते हो तो आपको लीडर बना दिया जाएगा, गारंटी देता हूँ सर। नॉलेज रहने से लीडर बन जाओगे, मतलब ऑडिट के लिए जाओगे, टैक्स कंसल्टिंग के लिए जाओगे, आपको लीडर बनाएगा अगर आपके पास नॉलेज है। तो लीडर बनने से सिर्फ लीडर ही नहीं, आपका सैलरी भी ज्यादा होगा, आपका स्टाइपेंड भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके सर, इसीलिए अपने काम से कम रखो, ठीक है। ये अपना ये श्री कृष्ण भगवान का कल जन्मदिन गया था परसों, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी इसको रियलाइज करता हूँ ना, ऐसे बोलता है कर्म किए जा फल की आशा मत कर। ये बात मैं बचपन में समझ में नहीं आता था, बट जितना मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है मुझे समझ में आ रहा है कि ये मतलब क्या है। तुम काम किए जाओ, फल की आशा ना करो। बट बहुत लोग सवाल करता था, जैसे मैं भी अपने आप को, बिना फल के आशा करके काम कैसे हो सकता है? पर जितना समय जा रहा है ना, जितना मैं रियलाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि आप खुद भी देखना, अगर आप बहुत ज्यादा सामने का चिंता करते हो ना कि क्या होगा, आप देखना आप हमेशा पीछे रह जाते हो। बट अगर आप प्यार से कोई काम को करते रहते हो ना, तो आप देखना कि वो काम इतना आसान हो जाता है, वो काम इतना आसान हो जाता है कि रिजल्ट पहले से काफी बेहतर होता है। जैसे एक सिंपल बात करता हूँ, जैसे कई बार देखना कोई अच्छा गाना सुनने को मन करता है, तो आप ये नहीं देखते कि गाना कितना मिनट चला। अगर आपको मेरा बात समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताना कि सपोज एक गान, मतलब एक सॉन्ग है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो गाना जब आप चलाते हो तो आपके दिमाग में ये नहीं चलता कि वो कितना मिनट या कितना घंटा चल रहा है, आप सुनते जाते हो। ये सर नो सर, ये बताना क्या रे, हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब क्या है, आप वहां पर फल का चिंता नहीं कर रहे थे कि मुझे 5 मिनट गान सुनना है, मुझे 10 मिनट सुनना है, या फिर मुझे 1 घंटा सुनना है। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, है ना? तो ये बहुत गजब पॉइंट है कि अगर आप किसी चीज को एक बार प्यार कर लेते हो ना, तो फिर उसका बात ही कुछ और होता है। मतलब आप घंटा भर सुनते जाते हो, घंटा भर काम करते जाते हो, आपको काम का प्रेशर ही नहीं लगता। बस वही कोशिश करो अपने लाइफ में, जो भी बनोगे बस प्यार से बनो, देखना मतलब इजी से, मतलब टफ से टफ चीज निकल जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब निकल गया। जैसे मुझे कवाली बहुत पसंद है, जो कवाली होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एक भगवान के ऊपर एक बहुत अच्छा एक गाना है, आई डोंट नो, आतिफ असलम का एक गाना है, आप लोग सुनेंगे नहीं, ताज धारे अरम। मुझे इतना गजब लगता है ना जब भी वो गाना सुनता हूँ, ऐसे बहुत सारा गाना सुनता हूँ, तो ये ताज धारे अरम जब से मैं सुना ना आतिफ असलम के इसमें जुबानी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी सुनता हूँ मैं सुनता रहता हूँ इसको, ठीक है। वो उसमें एक लाइन है, आई थिंक जियाउल तुझे तूने सुना होगा, उसमें बोलता है कि आओ मदीने चले। हाँ, वो लाइन जब सुनता मुझे वो गजब लगता है। तो इतना सुंदर सुर है उसका। बाकी बहुत सारे गाने हैं, तो इस तरह से मैं देखता हूँ मैटर को कि अच्छा कोई चीज लग जाए ना, मजा आ जाता है। सुना है जियाउल ये गाना? श्रम कव्वाली या कोई हिंदी बांग्ला कुछ भी गाना कुछ नहीं सुनता? सुनते अरे नहीं सुना हैं, कर सिर्फ कभी कभी। इंग्लिश गाना सुनते बस। अरे वाह, तू तो फॉरेनर निकला, ठीक है। ठीक है, चलो। ओके चलो सर, थोड़ा गप्पे कर लिया आप लोगों से। हाँ, अब दूसरा शाम करें। ओके सर, मिस्टर राघव, ये राघव जी का क्या है केस? ट्राई किया आप लोगों ने घर पे? मिस्टर राघव, इसका एज है 26 years and resident in India, has a total income of 4,40,000, 4,40,000, comprising his salary income and interest on bank FD. Compute his tax liability for assessment year 22-23. Compute his tax liability for 22-23. चलो सर इसको करते हैं। ऐसे ये गाना का बात चल रहा था, मुझे याद आ रहा है, आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ। अरे आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, वो आप लोग वो तमिल सॉन्ग सुना है श्रीलंकन वो लड़की से? वो एक्चुअली, हाँ, श्रीलंकन तमिल जो लड़की है, क्या नाम है उसका? यूहानी। हाँ सर, गजब वॉइस है हाँ उसका। हाँ, मतलब उसका जो वॉइस है, सीरियसली बहुत अच्छा वॉइस है उसका।
क्या मनी के माने क्या गांडा की जाना माई के माने इते। हाँ ये एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गाना है। ये सब क्या क्या सब जोक्स बना रहे हैं इसके ऊपर, बोले कि माँ के लिए है ये लिए है। ये एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है ना ये तमिल श्रीलंकन तमिल लैंग्वेज है। ओके चलो तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिस्टर राघव, इसका 26 साल का एज है सर, रेसिडेंट इन इंडिया, as a total income of 4,40,000 comprising his salary income and interest on bank FD, उसका कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी। सर इतना देर में आप लोग सुपर रिचों का कैलकुलेट कर रहे थे, अब सुपर रिच से कहाँ पहुंचे सर? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में पहुंच गए। 4,40,000 का इनकम है। इसके लिए सरकार क्या बोलता है देखो, करोगे सर क्वेश्चन को? किसका आंसर आ गया इसका? रिबेट मिलेगा। सर क्या मिलेगा? रिबेट बोलो। rebate वेरी गुड सर, Rebate रिबेट मिलेगा। रिबेट मिलेगा, नील टैक्स होगा। वेरी गुड सर, जिन लोगों ने किया वेरी गुड। चलो जिन लोगों ने नहीं किया या फिर जिनको समझ नहीं आया कर लेता हूं सर। इलस्ट्रेशन 6 ओके, कंप्यूटेशन हेडिंग तो ऐसे करने का जरूरत पड़ता है सर हमेशा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राघव for assessment year 22-23. Okay, tax on total income of rupees 4,40,000। 4,40,000 तो 4,40,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो चलो करते हैं हम लोग अपने ढंग से। अप टू क्या बोलेंगे? अप टू 2,50,000 एट द रेट ऑफ नील। नील है ना, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 4,40,000 4,40,000। वेरी गुड सर। at the rate 5% সেটা হচ্ছে 9,500। 9,500 वेरी गुड सर। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पर आपको बस पता होना चाहिए कि अगर किसी का इनकम, ठीक है, मैं इसके लिए नोट्स आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली रिबेट का सेक्शन है, सेक्शन 87A। बस आपको अभी इतना बता देता हूँ कि अगर किसी का इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, अगर किसी का एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट क्या करता है सर? उन्हें गवर्नमेंट रिबेट देता है। डिडक्शंस नहीं बोलते इसको, इसको रिबेट बोलता है। अप टू 12,500। हाँ, अप टू 12,500, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा करेंटली। ठीक है, ऐसे में इसका नोट्स आप लोगों को देके रखा, ये समरी नोट्स के अंदर है। कहाँ चला गया? सारचार्ज के साथ साथ ही मिलेगा आपको, जैसे सारचार्ज खत्म होगा आई थिंक उसके नीचे होगा। ये देखो सारचार्ज खत्म होते ही आपको ये देखो दिख रहा है सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अरे दिखाई दे रहा है ना? रिबेट ऑफ अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम अप टू रुपीज 5 लाख। ओके, अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, मतलब ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बना हुआ है सर। 5 लाख तक अगर आपका एनुअल इनकम होता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 12,500 तक का क्या डिडक्शंस। ठीक है, तो मतलब एक चीज तो तय हो गया। नॉर्मली सर क्या रूल है कि अगर आपको क्या पता है कि अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, बट एक्चुअली रियलिटी तो ये है कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, है ना सर? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ दादा। 5 लाख तक अगर किसी को इनकम है उसको टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग सोसाइटी में ऐसे हैं, उनको लगता है कि उसको तो टैक्स देना पड़ेगा, बट उनको पता ही नहीं है कि रिबेट का भी सेक्शन है। ठीक है, तो टैक्स, बट हाँ सर इनको रिटर्न फाइल करने का जरूरत है। आपको टैक्स नहीं देना है बट आपको रिटर्न फाइल मस्ट है। बट अगर आपका इनकम 2.5 लाख नहीं क्रॉस करता तो आपको रिटर्न फाइल करने का भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस करता है तो गवर्नमेंट के घर में आपको हिसाब दिखाना पड़ेगा। आप अकाउंटेबल हो गवर्नमेंट के पास, ठीक है, आपको सारा का सारा हिसाब दिखाना पड़ेगा, फिर आप डिडक्शंस ले सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा सर। ठीक है, यहाँ पर लेस कीप कर दीजिए, लेस रिबेट
मतलब ऐसा नहीं कि मेरा तो इनकम 5 लाख तक हो रहा है, मेरा तो इनकम 5 लाख तक है तो मुझे कोई टैक्स देना नहीं है, तो मैं रिटर्न फाइल भी ना करूं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, रिटर्न फाइल आपको करना पड़ेगा। এটলিস্ট দেখাতে তো হবে যে আমি Yes. কি করছি, Yes. আদৌ সত্যি বলছি কিনা। हाँ, वो आपको दिखाना पड़ेगा सर। जो लोग रिटर्न फाइल का चैप्टर कर चुके हो, हम लोग कुछ दिन पहले रिटर्न फाइल का चैप्टर करके आए हैं सर, उनको पता है कि रिटर्न फाइल क्या है। जिन्होंने नहीं किया वो बाद में फिर से रिटर्न फाइल करेगा। तो रिवेट अंडर सेक्शन 87A है ना, ये है सेक्शन सर 87A, याद रखिएगा सर, बड़ा ही फेमस सेक्शन है। ठीक है, बड़ा ही फेमस सेक्शन है। इसमें आप इतना लिख दो कि लोअर ऑफ टैक्स पेएबल और 12,500, मतलब बात को समझिए सर, लोअर ऑफ टैक्स पेएबल और 12,500, मतलब जो टैक्स आपका पेएबल अमाउंट बन रहा है और 12,500, इनमें से जो छोटा होगा, इनमें से जो लोअर होगा, मतलब कहने का मतलब है कि 9,500 এই आपका যে टैक्स लायबिलिटी এখানে है। 9,500 হচ্ছে দাদা, তাহলে हाँ। 3,000 টাকা হয়েছে। থোড়ি না গভর্নমেন্টের থেকে আমি নিয়ে নেব, তাহলে ওইটাই অফ পাবো। एग्जैक्टली, वेरी गुड सर। यहाँ पर 12,500 तक मेरे को नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं, उनको लगता है कि अरे भाई 12,500 का रिबेट मिलता है, 12,500 का रिबेट मिलता है। वो पूरा पॉइंट पढ़ता नहीं है, आप बात को समझना सर। हाँ, वो पूरा पॉइंट पढ़ता नहीं है, वो ये पॉइंट पढ़ लिया। हाँ, स्टूडेंट ये पॉइंट पढ़ लिया कि रिबेट कितना मिलता है, 12,500। अब कुछ भी हो जाए वो 12,500 का रिबेट शो कर देगा। मतलब वो क्या कर लेता है नॉर्मली, अगर वो पूरा प्रोविजंस नहीं समझता है, वो 87A में 12,500 का रिबेट शो कर देगा। क्या ये शो करना सही रहेगा सर? नो ना, सर, ये गलत है सर। तो 3,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा मुझे ये टैक्स सर, फाइलिंग करने का। इसका मतलब है कि आपको 3,500 का क्रेडिट मिल जाता है जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, बट ये कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ऐसा कुछ प्रोविजंस है ही नहीं। गवर्नमेंट আমাকে टैक्स ভরছে। नो ठीक सर। है, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, बट ये स्टूडेंट ना गलत करते हैं। उसको लगता है कि 12,500 का रिबेट है, वो पूरा पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, वो पूरा प्रोविजंस देखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, वो ऐसा गलती कर बैठता है और उसको लगता है कि उसने तो सही करके आया 87A का, और ऐसा सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। इसलिए प्रोविजंस पूरा समझना सर। हाँ, आधा अधूरा प्रोविजंस नहीं समझना है, आधा अधूरा प्रोविजंस पे मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जो आपका टैक्स लायबिलिटी है और 12,500, इनमें से जो कमती होगा वो आपको लेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो 9,500 और 12,500, विच इज लोअर 9,500, दैट इज योर टैक्स पेएबल अमाउंट। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा नील। क्लियर है अभी बात? क्या रे, बोलो सर, पॉइंट क्लियर है रिबेट का? हाँ सर। सर इस पे ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस लिख के उसको भी नील करके ना फिर टैक्स नहीं लायबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन तुम क्यों दिखाओगे जब तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी नील है? तो तो तुम सर हेल्थ, ऐसे ही नील दिखा। नहीं जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है। अगर दिखाओगे तो दिखा सकते हो, बट हेल्थ एजुकेशन से तो तुम्हारा है ही नहीं। तुम अगर बोलोगे कि देखो, तुम अगर बोलोगे कि ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बात को समझना सर। हाँ, हेल्थ एंड एडुसेस तुम फॉर्मेट के लिए करना चाहते हो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। हेल्थ एंड एडुसेस कर सकते हो, जैसे फॉर्मेट में रहता है। ये नील है तो ये भी नील होगा, है ना सर? ये नील है तो ये भी नील होगा, बिकॉज आपका जो 4% का एजुकेशन सेस है वो लगता किस में है? वो इस अमाउंट पे, टैक्स पेबल अमाउंट पे लगता है। अब टैक्स पेबल नील है तो ये भी नील है। इट्स फॉर्मेट को दिखाने के लिए इट्स ओके, बट अगर आप बोलोगे कि सर जस्टिफिकेशन नॉर्मल एग्जाम कैलकुलेशंस में, आई डोंट थिंक नेसेसरी। बट हाँ, जब रिटर्न फाइल वगैरह होता है तो उसमें फॉर्मेट रहता है, तो फॉर्मेट में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का एक कॉलम दिखता है, तो आपका ये वाला अगर नील हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये भी नील हो जाएगा। कि शुभ होता है तो रे। हाँ सर, হ্যাঁ দাদা, অটোমেটিক্যালি होता है। ठीक है। ওর সেকশনটাই আসবে না, খুলবে না, মানে খোলে না, বন্ধ হয়ে থাকে। एग्जैक्टली सर। ओके, और एक क्वेश्चन से चलो देखते हैं। तो ये तो बेसिक चल रहा है अभी हम लोगों को, मतलब जो लोग पहले कर चुके हैं उनको लग रहा है बहुत इजी है, बट जब यही स्टार्ट में था यही चीज आप लोगों को लग रहा था भाई इसमें ही बहुत सारा पॉइंट ऐसा लगेगा कि भाई क्या है, बट जिन लोगों का फर्स्ट टाइम चल रहा है उनको क्या फीलिंग आ रहा है भाई नहीं कुछ तो है बात टैक्स में। ठीक है, तो मिस्टर दिनेश, इनका एज है 35 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,80,000। ओके,
कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। देखो सर, वो बोलते हैं ना, बंदे का नाम लिया और बंदा हाजिर। कुछ देर पहले हम लोग इसका नाम ले रहे थे, हाँ, कैपिटल गेन में सेक्शन 112 का बात कर रहे थे। ऐसे कैपिटल गेन चैप्टर जब पढ़ेंगे सर, तब या फिर कैपिटल गेन का जब इंट्रोडक्टरी भी बोलेंगे, तब आपको मैं 112 111 के बारे में थोड़ा खुल के चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि ये जो 112 है, इसके तहत लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है ना, इसका टैक्स रेट किसको याद है, बोलो कौन बताएगा? 112 में टैक्स रेट क्या लगता है? स्पेशल इनकम। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट क्या होता है? सर ये कौन सा कैसा एसेट है, तो पता नहीं चला। हाँ, अरे लॉन्ग टर्म कैपिटल, कोई Long term एसेट gain। नहीं बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, LTCG एलटीसीजी है। तेरे को एसेट से भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब हाँ 20%, 20%। फ्लैट वेरी गुड। 20% का फ्लैट नहीं, वो स्लैब यूज करके, चलो दिखाते हैं वही। हाँ, स्लैब यूज करके 20%। स्लैब यूज करके 20%। वेरी गुड सर, ये बात आपको अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, पर देखो थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिस्टर दिनेश जो है, इसका एज 35 ईयर्स है। जो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, कुछ ऐसा कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 7 के हिसाब से। है कौन सर? मिस्टर दिनेश। अच्छा, नाम लिख लेना ऐसे, हाँ, करने के टाइम पे, या फिर रफ भी करते हो ना, जो लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करोगे वो रफ में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मिस्टर दिनेश है, 35 ईयर्स एज है। ये आदत डाल लो, क्यों जानते हो? क्योंकि जब जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, एज आपको धोखा दे सकता है, इसलिए धोखा खाने से पहले आप क्वेश्चंस को सही बना लो। एज लिखने से ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा टैक्स रेट अलग हो सकता है। अच्छा, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी आपके लिए स्पेशल पॉइंट्स है। हाँ बोलो। In life, age is just a number, but in tax, age is not just a number. Yes sir, in life age is just a number, but in tax age is not just a number. Yes, you are right sir. Okay, computation सर, ये तो कहने के लिए है एक सच बताऊं कि हम लोग बोलते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर, ये मोटिवेशनल स्पीच के लिए सही लगता है, बट एक दिल पे हाथ रख के बोलो तो आप में से कोई भी, कि जब जब आपका एज बढ़ता है आपको खराब लगता है कि नहीं लगता? बर्थडे तो मना लेते हैं, बट जब आपको कोई ताना मारता है, हाँ, जैसे मानो अभी आप 22 के हो, ठीक है, तो अभी आपको लग रहा है कि आपको क्या सुनाता है, 22 का हो गया है, अभी भी बुद्धि नहीं हुआ, कब क्या करेगा? जैसे मानो आप 25 का हो जाओगे, हाँ, तो आपको तब बोलेगा 25 का हो गया, कब क्या करेगा? जब 30 का हो जाओगे, इतना बड़ा हो गया, इतना भी संभालना नहीं आता। हाँ, आप समझ रहे हो, मतलब ये मैं अपने एज का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सर, 20 भगवान ने दोनों कान genuinely दिए মনে हैं হয় सर। हाँ, না না আমার তো genuinely এখন মনে হয় কি yes, I have successfully wasted one more year of my life. मतलब सीरियसली मोटिवेशनल स्पीच में, जैसे मानो कि यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोग बोलते हैं एज इज जस्ट ए नंबर, एज से क्या फर्क पड़ता है, इनको देखो उनको देखो, सबको देख लेते हैं, पर जब खुद के बात आता है ना, तो ऐसा लगता है हाँ सच में यार बूढ़ा तो हो रहे हैं क्या क्या सर ये दादा दोनों कान না दिया গো है দাদা भगवान ने। আমি নিজের মধ্যে ট্যালেন্ট খুঁজছিলাম দাদা, আমি ট্যালেন্ট পেয়ে গেছি নিজেরটা খুঁজে। I waste time so well. I can waste my years. और एक मोटिवेशनल स्पीच है, जानता है? सपोज मान कि किसी का एज है 25, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, ये मोटिवेशनल स्पीकर में ऐसे बात किया जा सकता है सर कि यू जस्ट ऑर्बिटेड द सन 25 टाइम्स। एज 25 इज व्हाट? यू जस्ट ऑर्बिटेड द सन 25 टाइम्स। तुम सन को 25 बार घूम चुके हो, यही है ना, और क्या? तुम पृथ्वी में हो, ठीक है, सिस्टम क्या है, सन यहाँ पर है और जो पृथ्वी है वो सन के आसपास में घूम रहा है, ठीक है। तो आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस 25 बार सन को ऑर्बिट किया। हाँ, जैसे हम लोग भगवान के, जो लोग हम लोग नॉर्मली दुर्गा पूजा वगैरह में जैसे भगवान को बोरन करते हैं ना सर, विसर्जन के पहले घूमते हैं। सिख में भी 4 बार घूमने से शादी हो जाते हैं, शेरशाह मूवी में दिखाया सर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हर रिलीजियंस कास्ट में कुछ ना कुछ है। तो वैसे ही हम लोगों ने बस सूरज को 25 बार घूमा, यही तो किया है। ये भी सुनने में अच्छा लगा ना, एज इज जस्ट ए नंबर एंड यू जस्ट ऑर्बिटेड द सन 25 टाइम्स। क्या रे रौनक? কি বলবো আর দুঃখের কথা।
ये और मोटिवेट करेगा कि अच्छा एज कुछ नहीं है, अभी कुछ हम लोग अभी कुछ भी না कर এটা सकते তো মোটিভেট করছে, এটা সত্যি খুব মোটিভেট করছে, কিন্তু ইট ইজ মোটিভেটিং মি উইথ আ ডি ইন দ্য প্রিফিক্স। हैं। चल इतना नेगेटिव मत बन यार, हाँ इतना नेगेटिव अच्छा बात नहीं है। चलो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, computation of tax liability of Mr. Dinesh for AY 22-23. Okay, 22-23. Tax on total income of rupees 4,80,000. मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, ये जो यूट्यूब वगैरह में मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी कभी कभी जब आप लोग जैसे थे तो मैं सुनता था, ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता था। बट एक चीज़ मैंने समय के साथ रियलाइज़ किया कि हाँ, वो सब मोटिवेशनल स्पीच आपको हो सकता है शायद हार्डली एक दिन मोटिवेट कर दे, या फिर 2 घंटा या फिर 1 घंटा, बट अल्टीमेटली मोटिवेशन तो आपके अंदर से आना चाहिए, जो इंटरनल मोटिवेशन है, और वो कोई स्पीच से आपको मिलने वाला नहीं है। ये मैंने रियलाइज किया सर। आई डोंट नो आप लोग कुछ रियलाइज ऐसे একটা करते পাতি हो? কথা বলবো, একদম बोलो। সিম্পল Fake লজিক positivity. একটা দিচ্ছি। हाँ, না जियाउल क्या আমি बोला? একটা খুব হ্যাঁ हाँ बोल बोल रौनक सर बोल। ये सब फेक पॉजिटिविटी है बस, फेक पॉजिटिविटी है। लोगों को रौनक Actually, अच्छा that- सुनना पसंद होता है, the इसीलिए thing वो is लोग that बोलते हैं। যে আজকে the light comes from the sun, তাই না? তো if we want to be the sun, we have to burn first. That is the main thing. ওটা ভেতর থেকে আসে, it cannot be given or taken from someone. It's not a gift. नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है। सपोज मानो कि कोई सुसाइड करने जा रहा था और मोटिवेशनल स्पीच आ गया, तो सुन के उसको ठीक लगा, तो वो सुसाइड ना करके कम से कम उस टाइम अपने आप को जिंदा कर लिया। ये थोड़ा बहुत काम कर लेता है किसी किसी के केस में, बट अल्टीमेटली जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं बनते हो, चाहे कितना भी बाहर से आपको स्ट्रांग दिखे या फिर दिखाने का कोशिश किया जाए, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर से मोटिवेट होना वो एक अलग ही चीज है, जो आपको सीरियसली अंदर से ही इनकलकेट करना पड़ेगा। जो एक चीज बोला है जियाउल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, ये सब फेक पॉजिटिविटी है। 20%। अच्छा देखो, टैक्स एट द रेट 20% एडीसीजी में लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ना 20% का टैक्स लगता है, और ये हिसाब कुछ ऐसा होगा कि आपने जो 4,80,000 कमाया, यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब अलग है सर, ठीक है। 20% लगेगा, बट ये 20% जो लगेगा वो किस तरह से आप ऐसे कर सकते हो, एक सेकेंड, 4,80,000 माइनस कर दो 2,50,000, मतलब बेसिक लिमिट जो है उसको माइनस आप करोगे। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है सर? 4,80,000 पे 2,50,000, मतलब अप टू 2,50,000 तक नील का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है, बट 4,80,000 से 2,50,000 लेस कर दो सर, 2,30,000 2,30,000। अब 2,30,000 पे एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 46,000. 46,000। अब इस 46,000 पे से आप क्या करोगे? अभी लेस करोगे, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों रिबेट क्यों मिलेगा? वाई रिबेट क्यों मिलना चाहिए? बिकॉज এটা 5 लाख এর মধ্যে স্কিমটাতে আসছে। थैंक यू सर, ये 5 लाख के अंदर इसका इनकम है, इसीलिए रिबेट दिया जाएगा। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ओके, लोअर ऑफ 46,000 और 12,500, तो कितना माइनस करोगे? 46,000 माइनस करोगे कि 12,000? वेरी गुड सर, 12,500 माइनस करोगे, 12,500, तो 12,500 43 कितना, 43 या 33? 33 বলছি, 33,500। 33,500। अब ये 33,500 के ऊपर ऐड कर दो एडू एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4%, 34840 1340 1340
34840. दिस इज टैक्स लायबिलिटी। तो इस तरह का थोड़ा हटके सवाल भी आ जाता है सर। इजी है, कैलकुलेट करने के बाद इजी लगता है, बट सर अगर आपको ये नहीं पता होता कि LTCG 112 में क्या रेट लगता है, अगर आप ये भूल जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएगा, टफ ना हो जाएगा सर। अरे यही चीज आपको टफ लग जाएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज भूल जाते हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में क्या रेट लगाता है। इसीलिए टैक्स बहुत वास्ट इसीलिए कहा जाता है सर। ऐसे तो 2 लाइन का क्वेश्चन था, बट इसके लिए देखो नॉर्मल इतना देर से जो क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा करके आए वो कुछ काम नहीं आया, बिकॉज एक अलग चैप्टर के अंदर एक अलग रेट है, जो रेट यहाँ पर बहुत काम आ गया। अगर आप ये चीज भूल जाते हो तो फिर आपका ये क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टैक्स समझना पड़ेगा सर, ठीक है, इस तरह से आपको टैक्स समझना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं आपको चार्ज रिगार्डिंग आज बहुत सारा बात किया, क्वेश्चंस भी किया। चार्ज रिगार्डिंग आपको कुछ और पॉइंट्स में एक बार आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपको रेट ऑफ टैक्स के बारे में इस नोट्स के अंदर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज एक बार ये समरी नोट्स गो थ्रू करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिक्स में और भी कुछ छोटा मोटा इधर उधर का सवाल है, ठीक है, जो मैं एक साथ में बात करूंगा, उसमें आपको पूरा का पूरा टैक्स का एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा टैक्स का एक बार रिकॉल हो जाएगा। बट मैं चार्ज रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है जो एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये समरी जो है आप एकदम अपने अंदर ना संभालो सर, ठीक है, समरी को अपने मन में संभालो, ठीक है, पूरा का पूरा अपने दिमाग में रहना चाहिए समरी, ठीक है। अच्छा ये चार्ज किधर चला गया, मैं छोड़ के आ गया। ओके, इंडिविजुअल समरी तो आप देख लिए सर, ठीक है, इंडिविजुअल समरी आपने देख लिया। इंडिविजुअल समरी जब खत्म हो जाते हैं, इंडिविजुअल मतलब 60 साल के नीचे वाला इंसान जो थे, लेकिन यहाँ पर चार्ज का कुछ और भी केसेस है, चार्ज का कुछ और भी केसेस है। अगर आप थोड़ा नजर रखते हो आपको दिखाई देगा। ऐसे इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा, इजी होगा, इंडिविजुअल से इजी रहेगा, ठीक है। फार्म मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फार्म या LLP का बात कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटी का बात कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बात कर रहा है। अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAD। सर बस इतना याद रखो, जैसे हम लोग वहां पर 115 BAC देखा ना सर, हम लोग जो बाकी क्वेश्चंस किए वहां पर 115 BAC देखता था, ऐसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 115 BAD में आपका एक कंसेशनल रेट लगता है, ठीक है। तो वो कंसेशनल रेट के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, बट इतना याद रखो कि वो भी जैसे इंडिविजुअल्स के लिए कंसेशनल रेट है, वैसा ही 115 BAD में भी कंसेशनल रेट है, ठीक है। कंपनी वगैरह के लिए लगता है, कोऑपरेटिव के लिए लगता है 22% का, कंपनी के लिए 22% का एक पूरा फ्लैट रेट है। आई विल डिस्कस लेटर सर, ठीक है, इस रेट के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, अभी नहीं। बस इतना याद रखो कि अगर 115 BAD नहीं है रेगुलर कॉन्सेप्ट में, ठीक है, लेकिन ये फार्म है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, अगर उनका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो उनको 12% का चार्ज देना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ओके। अगर उसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, किसी फार्म या LLP का, किसी लोकल अथॉरिटी का, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, अगर उनका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बन रहा है सर, तो उसको 12% का चार्ज देना पड़ेगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस। हाँ, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा था कि कंपनी के केस में 115BAA 115BA भी एक होता है, जहां पर उसको कंसेशनल रेट में टैक्स देने का मौका मिलता है, ठीक है, 22% का रेट है। नॉर्मली जहां 30% 40% का रेट है, वहां 22% का रेट में उनको दिया जाता है। आई विल डिस्कस लेटर, इसका अलग से नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट नाउ आपको बस इतना याद रखना है, रेगुलर बेसिस में कंपनी का नॉर्मल रेट मैं आपको कल बता रहा था। कंपनी अगर डोमेस्टिक होगा, नॉर्मली कंपनी का रेट क्या है, अगर डोमेस्टिक होगा तो 25% का एक रेट है, 30% का एक रेट है। ये देखो, अगर 2019-20 ने किसी भी डोमेस्टिक कंपनी ने 400 करोड़ से नीचे या 400 करोड़ तक का टर्नओवर किया है, तो उसको 25% तक का टैक्स देना पड़ता है, फ्लैट है। हाँ, और अगर अदर कंपनीज है तो उसको 30% का है, और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट, जो भी आप इनकम करोगे। लेकिन अगर आपका इनकम लिमिट क्रॉस कर जाता है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। क्या सरचार्ज के डर पे इनकम करना छोड़ दे? अरे ऐसा बात नहीं है, सरचार्ज के डर पे इनकम नहीं करना छोड़ेंगे। बट पॉइंट एक बार ध्यान रखो, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बन रहा है, ठीक है, बट 10 करोड़ से नीचे है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, हाँ, 7% का सरचार्ज। अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, 12% का सरचार्ज। अगर आप फॉरेन कंपनी हो, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम और इक्वल, तो 2% का सरचार्ज। फॉरेन कंपनी का रेट ज्यादा है ना, 40% का, इसलिए फॉरेन कंपनी को
जो सारचार्ज रेट है वो कम है सर, ये बात ध्यान रखिएगा। फॉरेन कंपनी का सारचार्ज रेट कम क्यों है? क्योंकि उसका नॉर्मल टैक्स ही ज्यादा है इसलिए। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी का सारचार्ज रेट कंपेरेटिवली ज्यादा है बिकॉज उसका नॉर्मल रेट फॉरेन कंपनी से तो कम है, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसको 5% का सारचार्ज देना पड़ता है। ठीक है দাদা, बोलो सर। একটা কোশ্চেন আছে। বল। ইন কেস অফ ফরেন কোম্পানি যেগুলো টাই আপ করে ইন্ডিয়ান কোম্পানির সাথে বিজনেস করছে তাদের ক্ষেত্রে, লাইক হিন্দুস্তান ইউনিলিভার। देख कंपनी फॉरेन कंपनी अगर टाई अप करके कर रहा है तो फिर उसका इंडिया में रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, हाँ, वो इंडिया में रजिस्टर करके काम करेगा। ठीक है, तो अगर देख फॉरेन कंपनी कौन होते हैं और डोमेस्टिक कंपनीज कौन होते हैं। जब तुम टाई अप करके जॉइंट वेंचर में काम करते हो ना, तो जॉइंट वेंचर में अगर काम करते हो तो उस जैसे मारुति सुजुकी मान ले, ठीक है, ऐसे सुजुकी नॉर्मली देखो तो सुजुकी फॉरेन कंपनी है ना, लेकिन मारुति सुजुकी क्या है, फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है? इंडियन कंपनी। तो समझ गया ना? समझ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, बहुत सारा है। हाँ बहुत सारा है। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे हीरो होंडा था, अभी नहीं है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया था, अभी भी है वोडाफोन आइडिया, और ज्यादा एक हो गया बट थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया है वो लोग। इसके लिए एयरटेल का बोलबाला चल रहा है आजकल, उसका शेयर में भी ग्रोथ देखोगे आप लोग। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब। तो अगर कंपनी इंडिया का रजिस्टर्ड है तो वो डोमेस्टिक कंपनी, अगर कंपनी फॉरेन रजिस्टर्ड है तो फॉरेन कंपनी। तो ये इसके ऊपर मैं नोट्स नहीं लिखाया कल, आज लिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो चलो सर लिख ही लो एक बार, इंडियन कंपनी का मतलब क्या है और फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है ना सर सारचार्ज? इसके ऊपर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा, तो ताकि आप एटलीस्ट फार्म और कंपनी लेवल का भी आप सारचार्ज का कैलकुलेशन समझ जाओ। ठीक है, ऐसे रेट याद रख लीजिएगा एक बार, ताकि क्वेश्चन देने से आप कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन में भी बहुत वाइटल माना जाता है। ठीक है सर, तो एओपी बीओआई कंपनी, तो इसमें से मैं कल आपको पार्टनरशिप बता दिया था, आज एक बार मैं एओपी बीओआई और कंपनी के बारे में लिखा देता हूँ। चलो लिख लो एक बार। हाँ सर, कॉपी पेन रेडी कर लो। हेलो, कर लिया सर? एओपी का मतलब लिख लो, पहले लिखो, व्हेन 2 or more person joining hands together with common objective, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होगा। ठीक है, विद ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन। ऑब्जेक्टिव कॉमन होगा, एक्शन भी कॉमन होगा, बट नॉट रजिस्टर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट से द्वारा ये लोग बांधा नहीं रहेगा। ठीक है, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट लाइक जैसे मानो पार्टनरशिप एक्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है इनके बीच में, कोई डीड वगैरह नहीं है। ठीक है, एक कॉमन एक्शन और कॉमन ऑब्जेक्टिव में कुछ पर्सन ज्वाइन हैंड्स करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज एओपी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को एओपी कहा जाता है। जैसे क्लब में लोग मेंबर होता है, क्लब वगैरह में लोग होता है ना सर, मेंबर्स बन जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में बोल सकते हो, अलग अलग इंडिविजुअल्स मिलके एक बना लेते हैं। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्लब बहुत बड़ा एग्जांपल्स माना जा सकता है। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर, हाँ इसके अंदर एक कंपनी भी हो सकता है, एक फार्म भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग मिलके एक काम करते हैं तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पानी फाउंडेशन बोल के, नाम सुने हो आप लोग? हाँ दादा। क्या करता है पानी फाउंडेशन? এই যে মহারাষ্ট্র জায়গায় যে জলের যে প্রবলেম, দে হেল্প ইন মানে কি বলে ड्रॉट होता है bring out waste to curb that problem. वेरी गुड सर। ये देखो सर, ये आमिर खान का इनिशिएटिव है बेसिकली, आमिर खान एंड किरण राव। सर अभी सेपरेट हो गया, उस मुद्दे पे बात नहीं करना है। ठीक है, पर्सनल मुद्दे पे बात नहीं करना है, बट ये जो प्रोग्राम, ये आमिर खान एंड किरण राव ने ही एक्चुअली इस पर्टिकुलर पॉइंट को, सत्यमेव जयते जब प्रोग्राम आमिर खान कर रहा था उस टाइम पे ये इनिशिएटिव लिया था। तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छा लगता है कि ये जो महाराष्ट्र में जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, स्पेशली जैसे
एक महाराष्ट्र का लातूर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ट्रेन से पानी लिया गया था सर, आप लोग शायद खबर लिया होंगे आप लोगों ने कि ऐसा हालत खराब हो गया था कि ट्रेन से वहां पर पानी पहुंचाना पड़ा कि इतना पानी का प्रॉब्लम हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये आमिर खान ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, जो प्रोग्राम उन्हीं के दिमाग में आया, वाटर कप, बेसिकली वाटर कप। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते वाटर कप 2018। वाटर कप ये है कि गांव के लोगों को, ये जो गांव है ना, ये गांव के लोगों के अंदर एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट करना चाहता है जिसमें उनको जो औजार मिलेगा, औजार इन द सेंस जो भी चीजें मिलेगा खेती करने के लिए, जो वाटर रिजर्वेशंस करने के लिए, गांव का खेती को ठीक करने के लिए, पीने का पानी को ठीक करने के लिए जो भी औजार मिलेगा वो गांव का लोग ही करेगा, ठीक है। तो ये लोग बारिश आने से पहले, स्पेशली अप्रैल मई के आसपास के टाइम पे, पूरा जो करना है, बेसिकली वाटर इन्फिल्ट्रेशन मिट्टी के अंदर बढ़ाना जरूरी है। तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन को ठीक ठाक करने के लिए जितना बारिश होता है वही बारिश को जमा करके पूरा का पूरा गांव वाटर में अपने आप को सफिशिएंट बना सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बारिश एकदम नहीं होता तो फिर रेगिस्तान बन जाता, बारिश होता है बट बारिश का पानी जमा करने का प्रॉपर उपाय नहीं था। ऐसे थोड़ा ड्रॉट प्रोन है, महीने में जहां पर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में 3 महीना बारिश होता है वहां पर शायद 1 महीना बारिश होता है, बट 1 मंथ 2 मंथ बारिश में भी वो पूरा का पूरा गांव में पानी का बंदोबस्त हो सकता है, ऐसा आउट ऑफ वाटर नहीं हो सकता। तो क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री में से नहीं है जहां पर पूरा का पूरा पानी नहीं है, जैसे कि एक ही मात्र है शायद थर्ड डेजर्ट होगा, ठीक है, जहां पर एकदम बिल्कुल पानी का ठीक ठाक नहीं होता, बाकी हर एक एरिया में कुछ ना कुछ तो होता है। बंगाल वगैरह तो बहुत ज्यादा पानी है, इसलिए मिसयूज में भी हम लोग बहुत ज्यादा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, भगवान का दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो भी औजार मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा सब मैनुअल होगा, कोई मशीन्स नहीं आएगा। लेकिन इस बड़े प्रोग्राम को, जैसे ये वाटर कप के थ्रू से लोगों के अंदर कंसर्सनेस बढ़ाया आमिर खान का जो एसोसिएशन है पानी फाउंडेशन, लेकिन इनके साथ योगदान किया और भी बहुत फेमस कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रिलायंस का फाउंडेशन, जैसे कि टाटा फाउंडेशन, ठीक है। तो ये लोग ज्वाइन करने के बाद ये प्रोग्राम में एक 4 चांद लग गया। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद, एक्चुअली मुझे जितना पता है कि इस पानी फाउंडेशन के बारे में सबसे पहले आमिर खान ने, देवेंद्र फडणवीस का अच्छा दोस्त है, देवेंद्र फडणवीस जो देन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ आमिर खान का अच्छा रिलेशन था। तो पहले वो देवेंद्र फडणवीस को ही फोन किया था, तो देवेंद्र ने बोला देख अगर गवर्नमेंट करने जाएगा इसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। आप बात को समझ रहे हो सर, जहां पर गवर्नमेंट कुछ करना चाहता है हर चीज में पॉलिटिक्स हो जाता है ना। अच्छा प्रोग्राम को भी बुरा प्रोग्राम माना जाता है, लोगों के अंदर भी एक खराब मैसेज जाता है। जैसे तृणमूल कुछ करने जाएगा बीजेपी पीछे लग जाता है, बीजेपी कुछ अच्छा करता है तो तृणमूल पीछे लग जाता है, लेकिन इसमें पब्लिक का ही पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। तो फडणवीस ने बताया कि आमिर तू अगर इस प्रोग्राम को अकेला लेना चाहता है, तो आमिर बोला यस मैं लेना चाहता हूँ, गवर्नमेंट तेरे साथ है बट पेपर में नहीं है। तुम लोग बात समझ रहे हो, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट पेपर में नहीं है बट गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और जरूरत पड़ने से गवर्नमेंट भी अपना जो फंड है वो भी रिलीज करेगा, और जो किया भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, लेकिन पेपर में नहीं किया। अल्टीमेटली डेवलपमेंट इज द मेन थिंग। हमारे स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में ऐसा इनिशिएटिव लेने वाले लोग अभी तक प्रॉपरली दिखता नहीं है, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है और हर बात को पॉलिटिसाइज करने का मुझे नहीं लगता जरूरत है, बिकॉज जब डेवलपमेंट पब्लिक का है और एक दूसरा पब्लिक जो एज ए लीडर आके, चाहे वो आमिर खान बोलो, टाटा फाउंडेशन बोलो, रिलायंस फाउंडेशन बोलो, एक अच्छा नेक काम को आगे लेके जाना चाहता है, इसमें एक एसोसिएशन ही इनफ। इसमें प्रॉफिट करना अलग बात, इसमें वाटर कप में जो प्राइस रुपीज था मोस्ट प्रोबेबली सर 20 लाख 25 लाख का प्राइस रुपीज था। ये देखो सर, नंबर ऑफ तालुकास, नंबर ऑफ विलेजेस 116, 2019 में 4400 विलेज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप देख सकते हो नीचे, फंडिंग एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट हेडेड बाय रतन टाटा, रिलायंस फाउंडेशन, राजीव बजाज, दीपक पारेख, अजय पिरामल, ऐसे फेमस लोग जो बिजनेस टाइकून है, वो लोग भी इस इनिशिएटिव में हाथ बटाया। आप समझ सकते हो, अच्छा इनिशिएटिव के लिए ना किसी भी चीज रुकता नहीं है, बस इनिशिएटिव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें इंडिविजुअल कौन था, इंडिविजुअल था आमिर खान। हाँ, एसोसिएशंस में कौन आ गया, एसोसिएशन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट आ गया, टाटा का रतन टाटा जी आ गए, रिलायंस के तरफ से मुकेश अंबानी आ गए, हाँ दीपक पारेख आ गए। आप समझ सकते हो कि इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जिसके थ्रू से बहुत सारा, इसमें भी पैसा का बहुत सारा यूज हो रहा है, ठीक है। 20-20 लाख का वाटर प्राइस दिया जा रहा है। जो गांव जितना अच्छा वाटर मैनेज कर पाएगा, जो गांव जितना अच्छा वाटर मैनेज कर पाएगा अपने गांव के लिए, उस गांव को हाईएस्ट मतलब प्राइस मिलेगा। देख सकते हो आप लोग, ये पानी फाउंडेशन के साइट में जाके
आप इस प्रोजेक्ट को जरूर देख सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर, मैंने बहुत बार इसको देखा और मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मुझे भी लगता है कि ऐसा नॉट जरूरी नहीं कि बंगाल में, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और हो सकता है, बट इस तरह का हम लोग भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी कहीं पर भी जरूरत पड़ता है, हमारे यहाँ पर भी ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारा ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप लोग अगर चाहो तो यहाँ से इंस्पिरेशंस भी ले सकते हो, और मजा का बात है कि ये स्टोरीज भी समझ सकते हो, देख सकते हो कि क्या हुआ है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है ना सर। हेलो, पब्लिक खुद का प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करेगा। बात में किसी का भी जरूरत नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, किसी का जरूरत नहीं। लेकिन इसके लिए पब्लिक के अंदर यूनिटी होना जरूरी है। एक्चुअली आमिर खान पहले ना इसमें यूनिटी बिल्डअप करने पे ही काम किया, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये सब चीजों के लिए मुझे आमिर खान बहुत अच्छे लगते हैं, दिस काइंड ऑफ सोशल वर्क के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके पीछे क्या है आई डोंट नो, बट जो भी हो, दिखता जो है वो मुझे वो अच्छा लगता है, बाकी चीज नहीं पता। पर्सनल लाइफ में वो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू सपोर्ट, जो भी हो, ये बात में ये वो, बट फिर भी किसी के पर्सनल लाइफ से मेरा क्या लेना देना। सोशल लाइफ अच्छा हो, बट हाँ एक चीज है कि जो पोजीशंस पे होते हैं ना, उसको अपना पर्सनल लाइफ में ना ठीक ठाक से लीड करना चाहिए। क्यों जानते हो? बिकॉज उनको देख के बहुत सारा यूथ, यस सर, दे आर रोल मॉडल, तो उनका पर्सनल लाइफ भी एक, मतलब क्या बोलते हैं सर, एक रोल मॉडल हो, वो अच्छा जरूरी है सर। ओके, टैक्स रेट एओपी का, फिर भी सब कुछ एक साथ होता बहुत मुश्किल है सर। टैक्स रेट इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स वाला, इंडिविजुअल का जो बिलो 60 वाला रेट है वही है इनका रेट, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसके बारे में सर लिख लोगे ना, नोट्स में दिया हुआ है, समरी नोट्स में, बस एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको काम आ जाएगा बाद में कि एओपी के लिए कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। बीओआई, क्लब सबसे बेस्ट एग्जांपल है। व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स, पर्सन नहीं, हाँ, इंडिविजुअल्स joining hands together with common objective। गोल अलग हो सकता है, विथ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे बहुत लोग क्लब का मेंबर बनते हैं, अलग अलग क्लब का मेंबर बनना सबका ऑब्जेक्टिव है, बट क्लब में क्या सभी कोई एक ही काम करते हैं सर? अरे एक क्लब में बहुत कुछ होता है। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स क्लब का बात करूं, स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स तो होता है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स होता है। एम आई राइट सर? स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स तो होता है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स होता है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई दाबा खेलता है, हाँ। तो शायद क्लब में ज्वाइन करना सबका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, स्पोर्ट्स के लिए ज्वाइन करना है, बट कौन सा स्पोर्ट्स करेगा, मतलब कॉमन एक्शंस कॉमन रहेगा, ये जरूरी नहीं है। आप लोगों को बात समझ में आया? ऑब्जेक्टिव कॉमन हो सकता है, बट एक्शन कॉमन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट इनको भी फंडिंग मिलता है, इनके पास भी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो इनका भी टैक्स रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है, सेम टू सेम टैक्स रेट लाइक इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर। इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स का जो टैक्स रेट है, ये भी उनका भी टैक्स रेट है, याद रखिएगा। लिख लीजिएगा खुद से, मैं और फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ पॉइंट, आप लोग समझ गए हो। इतना चालाक, इतना स्मार्ट आप लोग हो सर। कंपनी के बारे में कुछ बात कर दो सर, सबसे वेट कर रहे हैं। ओके, कंपनी के बारे में बस इतना कहूंगा सर, कंपनी दो तरह का होता है, ओके। एक को बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी, दूसरे को बोलेंगे फॉरेन कंपनी, ठीक है। एक को बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी, दूसरे को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। जब बात आता है डोमेस्टिक कंपनी का, तो उसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A, ठीक है सर। एक मिनट रुको, लिखाते हैं, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, लास्ट दिन फार्म लिखा दिए थे, कंपनी नहीं लिखा था, कंपनी लिखा देते हैं। चलो, कंपनी के बारे में ऐसे कहा गया है सर 2 सबसेक्शन 17 पे, सेक्शन थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में कंपनी के बारे में बोला है इनकम टैक्स एक्ट में, और कंपनी को फिर दो हिस्सों में बांटा। एक हो गया आपका डोमेस्टिक कंपनी,
मुझे अभी सुबह बात कर रहा था, इसलिए डोमेस्टिक कंपनी। और एक दूसरा कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं सर फॉरेन कंपनी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, समझ तो आप लोग को आ ही रहा है। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी के अंदर भी ना 2 पार्ट कर लीजिएगा। एक को बोल दो इंडियन कंपनी, और एक होता है, लिखो सर थोड़ा सा, कंपनी which has made arrangement for declaring and paying dividend within India out of the income chargeable to tax in India. Dividend within India out of the income chargeable to tax in India. इसको डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे। बात समझिएगा सर। कंपनी which has made arrangement for declaring and paying dividends, मतलब ये कंपनी अपना डिविडेंड जो अपने शेयर होल्डर को डिक्लेयर करेगा, कंपनी जो अपना प्रॉफिट करता है, जो लोग डिविडेंड तो सभी कोई समझते हो, स्पेशली जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो उनको तो डिविडेंड बहुत अच्छे से समझ आता होगा, है ना। जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो या कर चुके हो उनको बहुत अच्छे से पता होगा सर कि डिविडेंड के बारे में कंपनी लॉ क्या कहता है, ठीक है। जो लोगों का है करेंटली कंपनी लॉ, उन लोगों ने किया। कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया, ठीक है। कहां से? आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो टैक्सेबल इनकम कोई कंपनी कर रहा है, चाहे, ठीक है, चाहे वो मतलब जो कंपनी शायद फॉरेन कंपनी भी है बट इंडिया में उसका टैक्सेबल इनकम बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो वो टैक्सेबल इनकम से ही वो इंडिया का भी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करता है। तो ऐसे कंपनी को भी डोमेस्टिक कंपनी कहा जाएगा। और एक जो दूसरा कंपनी होता है ना फॉरेन कंपनी, इसके बारे में क्या बोला है ये थोड़ा देख लो। ये सिंपल है कि एक कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी के बारे में क्या बोला है सर? एक कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रखिए। जो डोमेस्टिक नहीं है, मतलब बेसिकली जिसका बिजनेस इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है, जिसका बिजनेस इंडिया में किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, बेसिकली वो फॉरेन में ही रजिस्टर्ड है, इंडिया में कनेक्टेड होकर बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बिजनेस के साथ इंडिया का ये वाला पार्ट भी चलता नहीं है सर, मतलब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया, ठीक है, आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, ये वाला बात तो है ही नहीं। मतलब इंडियन कंपनी तो वो होगा ही नहीं, बट ये सेकंड जो पॉइंट है डोमेस्टिक कंपनी का, ये वाला पॉइंट भी फुलफिल नहीं हो सकता। एक कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, ये डोमेस्टिक कंपनी का दोनों पॉइंट जिसका फुलफिल नहीं करेगा, ना तो वो इंडियन कंपनी होगा और ना ही ये डिविडेंड पेमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों में से जो भी फुलफिल नहीं करेगा, दोनों ही फुलफिल नहीं करेगा, तब उस कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी कहेंगे। बात कुछ समझ में आया सर? फॉरेन कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A ने डिटेल्स में कहा है, ठीक है। और डोमेस्टिक कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A ने इसके बारे में कहा है, ठीक है। और इंडियन कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में बोला हुआ है सर, ठीक है। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो सर, बोलो, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी टैक्स रेट इसका कंपनी का, ऐसे तो आप लोगों को मैंने अभी टैक्स रेट कंपनी का दिखाया, ठीक है। वही वाला टैक्स रेट नोट डाउन कर लोगे क्या, या फिर मुझे लिखाने की जरूरत है? आप लोग प्लीज थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, हाँ।
ये कंपनी का टैक्स रेट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं अभी आपको पढ़ाया 25%, जिसका 400 करोड़ से कम का टर्नओवर है या 400 करोड़ का इक्वल टर्नओवर है प्रीवियस ईयर 1920 में, उनके लिए 25%, जिनका बाकी दूसरा किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% और फॉरेन कंपनी के लिए 40%। प्लीज ये वाला पॉइंट को आप कंपनी के नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है सर। अच्छा, ये एक होता है सर 115BAA एंड 115BAB, बट ये बाद में चर्चा करूंगा। डिस्काउंटेड रेट है, जैसे वो 115BAC था वैसा ही। और एक पॉइंट एक बार मैं आपसे बता दूं सर, दैट इज कंपनी हो गया सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसके बारे में थोड़ा लिख लो, लास्ट पॉइंट है, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब एक्चुअली दो पॉइंट होता है, एक होता है लोकल अथॉरिटी और एक होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये भी एक पर्सन होता है जिनके बारे में क्या कहा गया है, जैसे कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में किसको ला सकते हैं, जैसे कि गॉड, ठीक है, भगवान या भगवान जैसे जो भी है उनके लिए इनका टैक्स रेट क्या है, इनका टैक्स रेट आ जाएगा आपका इंडिविजुअल बिलो 60। हाँ, इंडिविजुअल, आप लोग समझ रहे हो ना, इंडिविजुअल बिलो 60 का मतलब क्या है, इंडिविजुअल बिलो 60 का जो टैक्स रेट है वही रेट, दैट मीन्स वही अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख 10%, वही वाला रेट है, ठीक है। तो प्लीज एक बार नोट कर लीजिएगा, इंडिविजुअल बिलो 60 का जो है उसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पर। समझ में आया ना सर? हेलो? हाँ सर। और लोकल अथॉरिटी, ये एक पॉइंट कर लीजिएगा, लोकल अथॉरिटी का पॉइंट, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी के अंदर कौन आ जाता है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटीज, और कौन आ सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, जिला लेवल में होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और कौन हो सकता है, पंचायत होता है गांव में, दिस काइंड ऑफ, और कौन हो सकता है, हाँ यही सब ठीक ठाक रहेगा, गवर्नमेंट विथ कंट्रोल मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, म्यूनिसिपल, हाँ इनको लोकल फंड वगैरह मिलता है ना, इनके पास भी फंड बहुत होता है, ठीक है। तो इनका टैक्स रेट नॉर्मली जो कहा गया है दैट इज आपका 30% टैक्स रेट के बारे में कहा गया है, इनके बारे में टैक्स रेट में कहा गया है 30% का रेट बोला गया है, ठीक है, 30% का रेट बोला गया है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में भी दे के रखा, आप एक बार चेक कर सकते हो। फार्म LLP लोकल अथॉरिटी 30%, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा रेट अलग है, अप टू 10,000 10%, ठीक है, 10,000 से लेके 20,000 20%, अबव 20,000 30%। इसका एग्जांपल जैसे कि एक बेस्ट कंपनी है इस लेवल में, अमूल, अमूल का नाम सुने हो ना सर, अमूल दूध पीता है इंडिया, वही वाला अमूल एक बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कोई कंपनी नहीं है वो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है, मैंने इस क्लास में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे हमारे कोलकाता में भी बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है, ये रियल एस्टेट ग्रुप भी बहुत सारा चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम पे, बहुत जगह में बनता है कोऑपरेटिव, ओके। तो इनका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा कि कैसे बनता है। जैसे कंपनी बनना समझ में आता है, लेकिन कोऑपरेटिव कैसे चलता है सर, ठीक है, कोऑपरेटिव जैसे अमूल का कहानी आपसे शेयर करूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, ये रेट याद रखिएगा, अप टू 10,000 10%, 10,000 से 20,000 20%, अब 20,000 का 30%, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट है, ठीक है। बस यही है टैक्स रेट और ये सब सरचार्ज का कहानी। बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा चालू रहेगा सर, बेसिक्स में ही कुछ पॉइंट्स और रहेगा, उसके ऊपर चर्चा जारी रहेगा। ओके सर, बोलो क्लियर है या नहीं? একদম স্প্রাইটের মতো। ওকে ঠিক আছে, বেশি তোকে না বকতে লাগবে না, কানের গোড়ায় একটা বসাবো, স্প্রাইট বেরিয়ে যাবে। স্প্রাইট দেখবি এই কানে দিয়ে এই কানে মারবো, স্প্রাইট ঢোকাবো, এদিক থেকে 7 আপ বেরাবে, দিয়ে বুঝতেই পারবি না কি খেলি আর কি হজম করলি। ओके ठीक है, जोक से पार्ट, ठीक है।
ওকে দিৎসা নন্দিনী শুভ তথা क्लियर ना जियाउल হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে ক্লিয়ার ओके ठीक है बेसिक चीज Yes. ध्यान रखिए सर बेसिक से बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछता है तो बेसिक को बहुत अच्छे से कीजिए जिन लोगों का हो चुका है रिवीजन चल रहा है अपने से रेडी करते रहो ठीक है और जैसे जैसे क्लास में होता रहता है उसको भी करते रहो कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा बेसिक से ही प्लीज घर में जरूर ट्राई कीजिएगा ठीक है ओके सर ओके বাই দাদা ओके टाटा बाय बाय सर बाय सर बाय আপনার শরীর ঠিক আছে তো Bye.